हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष। वेलकम बैक टू मोमेंटम पॉडकास्ट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिवॉल्व करेगा डिसिप्लिन के अराउंड। ये मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं मोस्टली अपने करियर में, अपने लाइफ को सेट करने के लिए, जिस तरह से वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ को, उस जर्नी में डिसिप्लिन कई बार प्रॉब्लम होता है उनके लिए। और मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि एक बहुत ही सॉलिड डिमार्केशन है मेरे लाइफ में जब मैं 18 ईयर्स का था, यानी कि कॉलेज घुसने के पहले और कॉलेज में घुसने के बाद। और ये बात है जून 2012 की। मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और कॉलेज में घुसने से पहले मुझ में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं था। मतलब आई वॉज द पोस्टर ऑफ व्हाट इनडिसिप्लिन लुक्स लाइक। मतलब ये बंदा रात के 4 बजे तक जगा रहता है, उसके बाद कभी भी उठता है 8 बजे, हमेशा लेट होता है स्कूल में। गेट के बाहर वो खड़ा रहता है करीब 10 मिनट, फिर प्रिंसिपल आता है, लेक्चर मारता है, फिर वो गेट के अंदर जाता है, फिर क्लास टीचर आती है, उसे लेक्चर देती है, वो क्लास के बाहर खड़ा रहता है आधा घंटा। और उसके बाद उसका दिन ऐसे चालू होता है डेली के बेसिस में। और उसके बाद जैसे ही कॉलेज में घुसता है, ये बंदा ही पलट गया, ये कौन है? ये सुबह 5:30 बजे उठता है, दौड़ने जाता है, ब्रेकफास्ट करता है, हेल्दी खाता है, लाइब्रेरी जाता है, वहाँ पे पढ़ते रहता है, उसके बाद अपना परफॉर्म अच्छा कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये क्या हो गया? इसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं इस टॉपिक के अराउंड बात कर सकता हूँ। स्पेशली कि कैसे ये जर्नी मेरे लिए स्टार्ट हुआ, कैसे तुम स्टार्ट कर सकते हो जर्नी को। बेस्ड ऑन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने क्या किया, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जैसे कि हाउ टू एक्चुअली बी डिसिप्लिन, लाइक व्हाट स्टेप्स यू हैव टू टेक। वेग आंसर्स नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए या फिर ये पॉडकास्ट बनाने के लिए डिसीजन ही इसलिए लिया क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में ये क्वेश्चंस तो बहुत आ रहे थे मेरे पास, लेकिन जब मैंने ये सर्च किया तो आंसर्स बहुत ही वेग थे। मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ सॉलिड आंसर नहीं मिला, कुछ भी मतलब बी योर सेल्फ और बी कूल वाले आंसर्स चल रहे थे कि हाँ हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी मतलब तुम्हें खुद से ही समझना होगा, लेकिन क्या करना है ये किसी को नहीं पता। और मुझे लगता है ऐसे आंसर्स जनरली उस डायरेक्शन से आते हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन उन्हें बहुत ही ऊपर कहीं चढ़ा के बैठा दिया गया है कि हाँ भाई अब तुम मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। जैसे ऐसे ऐसे करते रहते हैं लोग। मतलब मेरे साथ भी किया था बहुत लोगों ने कि मतलब अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी का गाइडेंस दे रहा हूँ, और उसके बाद कुछ भी पूछने लगा कि हाँ भाई अब ये भी बता दो हमें कि अपने हेयर को कैसे मेंटेन करते हैं और थोड़े फैशन सेंस भी हमें बता दो, और उसके बाद किस तरह से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं ये भी हमें बता दो। कहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पढ़ाई का बात करने मैंने स्टार्ट किया था, सब तरह के क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब स्पेशली जब लोग चर्न करना चाहते हैं और बड़े बड़े ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि सब तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करने लगे। जैसे मैंने आज तक कभी भी ये डिस्कस नहीं किया कि आईआईटी जेई का तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि भैया मैंने खुद आईआईटी जेई क्रैक नहीं किया है। मैं अपना गेट का या फिर इसरो के प्रिपरेशन के हिसाब से बता सकता हूँ मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कैसे किया था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुम्हारे पीसीएम आईआईटी जेई में फेल कर जाएगा क्योंकि उसका स्ट्रैटेजी ही कुछ और है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ होता है जैसे डिसिप्लिन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, वो तुम्हारा काम कर सकता है, जो हम इस पॉडकास्ट में भी डिस्कस करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो तैयारी कर रहे हैं उनका डिसिप्लिन कैसे अचीव हो सकता है। और उसमें मेनली तुम्हारे रोड ब्लॉक्स क्या आते हैं, कहाँ पे तुम फेल करते हो, और कुछ कुछ कमेंट के क्वेश्चंस को उठा के हमने यहाँ पे एक बनाया है कि ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस जो था वो रिलेटेड था डिस्ट्रैक्शन से। तो डिसिप्लिन और डिस्ट्रैक्शन बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। अ मेजर सीरियल किलर ऑफ डिसिप्लिन वुड बी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि जहाँ तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो वहीं पे तुम्हारा डिसिप्लिन जाता है, और नाउ यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और तुम्हें तो पता ही है मोमेंटम पॉडकास्ट कैसा चलता है। वी डोंट हैव मैनी बाउंड्रीज। जहाँ पे मन किया, जहाँ पे ज़रूरत लगा, उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो एक 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 करके हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आई एम एन ऑथर। मैंने एक बुक पब्लिश किया, द बॉय हू डिड नॉट साइन, विच इज़ अगेन अ टेस्टिमेंट ऑफ डिसिप्लिन। जितने लोगों ने भी इस बुक को पढ़ा उन्हें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला। ये नहीं कि आई शुड ऑलवेज लव व्हाट आई डू, ये मेरा पैशन बन जाना चाहिए, मुझे इसमें इंटरेस्ट आ जाना चाहिए, वो तो है ही भाई।
जिसमें तुम्हारा बहुत पैशन रहेगा ना, वो भी कभी ना कभी तुम एक पॉइंट पे इतना करना पड़ेगा तुम्हें कि वहाँ से सारे तुम्हारे मज़े ही चले जाएंगे उससे। और ये आई कैन स्पीक बाय एक्सपीरियंस। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है इसीलिए क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है वो। लेकिन एक पॉइंट पे जब 6 साल से मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और एग्ज़ाम्स में फेलियर्स पे फेलियर्स मिल रहे हैं, उस टाइम पे पढ़ने में बहुत ज़्यादा पैशन नहीं होता। तो उस टाइम पे तुम्हारा पैशन तुम्हें डिसिप्लिन नहीं देता, डिसिप्लिन तुम्हें पैशन देता है। उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू इट, द बॉय हू डिड नॉट साइन इज़ नाउ आउट फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। ये 15 अगस्त 2023 में पब्लिश हुआ था और काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। एक बंदा नहीं है जिसने ये बुक पढ़ा और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, कुछ 4 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, उसमें है थोड़े क्रिटिसाइज ज़रूरी भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का अगर तुम रिव्यूज़ पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि लोगों को कितना कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला, बस सीखने को नहीं, एक्सपीरियंस। क्योंकि ये एक स्टोरी है मेरी जर्नी के बेसिस पे। तो गिव इट अ शॉट। इसका तुम फ्री में सैम्पल भी पढ़ सकते हो, अमेज़ॉन गिव्स यू दैट ऑप्शन थ्रू किंडल, और आई पुट ऑल द लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि हाउ इट स्टार्टेड। और इसमें मैं पहले सबसे सिंपल तरीका यही है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने क्या किया है, और उसके बेसिस पे मैं तुम्हें बता पाऊँगा कि मैंने ये सारी चीज़ क्यों किए और किस तरह से इन सारे चीज़ों ने मुझे हेल्प किया, और किस तरह से डिसिप्लिन के वजह से मैं पहले तो एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बन पाया, प्रोफेशन अच्छी तरीके से परस्यू कर पाया इंजीनियरिंग में, फिर यूट्यूब को अच्छे तरीके से ग्रो कर पाया। क्योंकि तुमने देखा होगा, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सबके दिमाग में एक ना एक बार आता ही है यार कि हाँ तैयारी करते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं, भले वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर इसरो बार्क डीआरडीओ का टैग हो या फिर आईआईटी से मुझे मास्टर्स करना, कुछ भी सबके दिमाग में एक ना एक बार आता ही है। कई लोगों ने एक बार बुक भी खरीदा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिलेबस भी देखा होगा, एक दो वीडियो तो पक्का सर्च कर लिए होंगे कि हाँ किस तरह से तैयारी करना है, फिर सोचा भी होगा करने का। कुछ लोगों ने कोचिंग भी ले लिया झटके में ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, और फिर 2-3 महीना में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था। फिर यूट्यूब चैनल, लेट अस से इतने लोगों ने ट्राई किया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, और कई लोग तो जो ये सुन रहे हैं उन्हें भी पता है कि उन्होंने भी स्टार्ट किया है एक ना एक बार। एक वीडियो तो डाला ही था, दूसरा वीडियो भी डाला था, लेकिन चला नहीं। क्या हो गया? चलो व्यूज़ नहीं आया, कोई बात नहीं, वो तो किसी के नहीं आते हैं। मेरे खुद के 100 व्यूज़ आए थे पहले 6 महीने में, जो मेरे बार के इंटरव्यू प्रिपरेशन का वीडियो था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? 1 साल के बाद वो चैनल में कंटिन्यूस ग्रोथ क्यों नहीं हुआ? 5 साल के बाद उस चैनल में कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बने? डिसिप्लिन। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि तुम्हारा डिसिप्लिन लैकिंग था। करने का मन तो सबको ही को करता है, कभी ना कभी कुछ अच्छा करने का मन सबको ही को करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो डिसिप्लिन उन्हें धोखा दे देता है, या फिर वो डिसिप्लिन को धोखा दे देते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं आता। मैं हर चीज़ का एग्जांपल तुम्हें बता सकता हूँ। चलो, मार्शल आर्ट्स मैंने स्टार्ट किया था अपने लाइफ में काफ़ी अर्ली स्टेजेस में, 8 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। उसके बाद 4-5 साल के बाद मेरा स्कूल चेंज हुआ, मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद स्कूल लाइफ थोड़ा हो गया इधर उधर, मतलब नया जगह था, वहाँ पे परस्यू नहीं कर पाया। मैं नए स्कूल में मार्शल आर्ट्स का प्रोग्राम नहीं था। फिर करीब 3 साल के बाद जब मैं 10th स्टैंडर्ड पहुँचा तो मैंने सोचा कि चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं उसे। तब तक मैं अपने से इधर उधर ट्राई कर रहा था, ऑनलाइन सोर्सेज से बहुत सारे जो भी मिलते थे मैं कर रहा था। लेकिन 10th क्लास के आसपास मैंने एक्चुअली में कराटे क्लासेस फिर से ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने देखा कि क्योंकि मैंने ज्वाइन किया तो मैं वाइट बेल्ट था, सब कोई वाइट बेल्ट थे, तो लेटर से 100 लोगों ने वाइट बेल्ट ज्वाइन किया, उनमें से 60 से 70 येलो बेल्ट लेके चले जाते हैं। उनमें उससे ज़्यादा पेशेंस नहीं है कि अच्छा येलो बेल्ट में इतना टाइम लग गया, ब्राउन में कितना लगेगा, ब्लैक में कितना लगेगा, तो चले गए वहाँ से। लेटर से 60 चले गए, 40 बचे। उन 40 में से फिर से 20 तो पक्का पर्पल बेल्ट में निकल लेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि चलो कुछ और कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक, ब्राउन बेल्ट पहुँचते पहुँचते देखोगे कि बस करीब 10 बचे हैं। उसके बाद उन 10 में जो ऑलरेडी मैक्सिमम लोगों से ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं, उसमें भी तुम देखोगे अल्टीमेटली ब्लैक बेल्ट किसी एक को मिलेगा। इतना ज़्यादा रेशियो होता है, जितनों ने स्टार्ट किया, 100 ने स्टार्ट किया तो एक जाके ब्लैक बेल्ट बना। इसलिए नहीं
कि उसमें टैलेंट था या फिर उसमें बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल जेनेटिक्स बहुत ही अच्छा था उसमें, ये सारी चीज़ तो हम डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। बस इसीलिए क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं था। कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ बहाना आ जाएगा कि भाई मेरा एग्ज़ाम आ गया, मेरा यहाँ पे ये है, मेरे को ये काम है, अभी दिवाली आ गया, अभी ये आ गया, उसके बाद अभी मेरा तबीयत ख़राब हो गया, अभी मेरा पैर में ये प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ ना कुछ आ जाएगा लोगों के पास एक्सक्यूज़ेस, लेकिन वो अल्टीमेट रिजल्ट यही क्रिएट करता है कि तुम एक चीज़ पे कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे, तुम्हारे में डिसिप्लिन नहीं है। बुक का भी मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। जब मैंने ये बुक पब्लिश कर लिया तब मुझे पता चला कि कितने लोगों ने एक ना एक बार हाथ मारा था, क्योंकि वो लोग सब आके मुझसे पूछने लगे कि बुक कैसे पब्लिश करते हैं, या फिर किस तरह से बुक का एडिटिंग करते हैं, या फिर कवर कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये सारी चीज़, ठीक है। जबकि ये सारी बात की चीज़ है, कवर डिज़ाइन और पब्लिशिंग और ये सारे चीज़ तो मैंने 6 महीने में कर दिया था। मेन तो मैंने 5 साल बैठ के बुक लिखा है, वो चीज़ कोई मुझसे पूछ नहीं रहा है, ठीक। तो तब मुझे पता चला कि ओके, कितने लोग हैं जिनके दिमाग में एक ना एक बार आया था कि बुक लिख लूँ। सब बहुत लोग होते हैं यार कि मतलब हाँ, मेरे मेरे लाइफ में एक स्टोरी तो मेरे लाइफ में बनना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक स्टोरी तो मुझे लगता है सबके लाइफ में बनना चाहिए, सबका लाइफ एक अपना जर्नी है, ठीक। लेकिन उस पर तुम बुक लिख पाओगे कि नहीं, ये डिसाइड करेगा कि तुम में डिसिप्लिन है कि नहीं। तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट करियर्स परस्यू कर लिए प्रोफेशनली, मतलब कि उससे मनी रिटर्न में मिला है मुझे, जहाँ पे एक डिमांड है और एक सप्लाई में क्रिएट कर रहा हूँ, भले वो इंजीनियरिंग हो गया या फिर सोशल मीडिया हो गया या फिर राइटिंग इंडस्ट्री हो गया। लेकिन हर एक चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए होता है तुम्हें। और इंजीनियरिंग में मुझे 6 साल लगा प्रॉपर, जहाँ पे मुझे पहुँचना है, मुझे इसरो पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचने में जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मुझे कितना टाइम लगा, 6 साल। 2012 में मैंने स्टार्ट किया इंजीनियरिंग, सीरियस हुआ मैं 2018 अक्टूबर में मैं इसरो में सेलेक्ट हो गया, साइंटिस्ट बन गया वहाँ पे। यूट्यूब का ये जो करियर था ये बस इसीलिए स्टार्ट किया था मैंने क्योंकि जैसे ही मेरा इसरो में सिलेक्शन हुआ तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे एक बुक लिखना है अपने जर्नी पे। तो अब ये बुक का इंडस्ट्री मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला कि सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस डे एंड एज में। तो उसी टाइम पे मैंने सोशल मीडिया को काफ़ी सीरियसली लिया और कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो दीज टू वेंट पैरेलली। ऐसा नहीं है कि मुझे सोशल मीडिया में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, मन ही नहीं कर रहा था, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। इट वाज अ वेरी फन करियर, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ बेसिकली, उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बारे में काफ़ी फीडबैक मिले जिसकी वजह से मुझे समझ में आया कि लोग क्या समझ एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके बेसिस पे बुक का एक स्ट्रक्चर, एक आर्किटेक्चर तैयार हुआ। तो उसमें फिर से दोनों ही करियर पैरेलली चला, दोनों करियर में 5 साल लगे। 2018 में मैंने स्टार्ट किया बुक लिखना, एग्जैक्टली प्रिसाइसली अगस्त 18 2018 मेरा इसरो के इंटरव्यू के नेक्स्ट डे, और अगस्त 15 2023 एग्जैक्ट 5 साल के बाद मैंने ये बुक पब्लिश किया। यूट्यूब चैनल अभी भी चल रहा है और उसमें करीब 6 साल हो गए और सेकंड बुक पे काम चल रहा है। तो टाइम देखो कितना लग रहा है कि ओके, यहाँ तो भाई 5-6 साल लग रहे हैं लोगों को, लेकिन वो 5-6 साल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डिसिप्लिन। तो मैंने जैसे बताया कि ये सारे करियर्स मैंने प्रोफेशनली परस्यू किए हैं, यानी कि एक डिमांड को फुलफ़िल किया है जिसकी वजह से मॉनेटरी गेन हुआ है, डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। और इन सारे कंडीशंस को जब तुम लगाते हो तो बहुत ही लंबा मैराथन तुम्हें परस्यू करना पड़ता है और उसके लिए डिसिप्लिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंस तो बताना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया कि मैं तुम्हें रास्ता भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना है। और मैंने ये एक और चीज़ बोला था तुम्हें कि मैक्सिमम लोग नहीं बता पाते कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। वो या तो पैदाइश उनके पेरेंट्स ने एक डिसिप्लिन डाल दिया उनमें जो वो परस्यू करते जा रहे हैं, एक मोमेंटम में चलते जा रहे हैं, या फिर बचपन से लेके अभी तक उनमें डिसिप्लिन है ही नहीं। मैंने बताया कि एक पॉइंट ऑफ लाइफ था जिसके पहले और आगे बिल्कुल सीन पलट गया। वो क्यों हुआ उसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद डिसिप्लिन, कि सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या था डिसिप्लिन का, जिसके वजह से बाद में जाके मैंने डिसिप्लिन उस चीज़ में भी इम्पार्ट किया जहाँ पे मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने तुम्हें बताया कि काफ़ी कम एज से मैंने मार्शल आर्ट्स स्टार्ट किया था। मोस्टली स्कूल के बुलिंग के वजह से मैंने किया था। काफ़ी स्किनी किड मैं था, पतला दुबला सा था, तो ऑब्वियसली ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे। और आज जो भी बुलिंग चल रहा है ऑब्वियसली समझ लो कि आज से
20 साल पहले उसका 10 गुना तो होगा ही। तो पतला दुबला एकेडमिकली नॉट दैट गुड, सो नॉट दैट गुड क्या, बहुत ही घटिया था एकेडमिकली, ठीक है। 50% नंबर भी नहीं आते थे मेरे किसी भी क्लास में। तो इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे। जब मैं 8-9 साल का ही था उसी टाइम पे मैंने मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन किया, काफ़ी हेल्प किया, कॉन्फिडेंस में हेल्प किया। उसके बाद एक पॉइंट पे मेरा घर चेंज हुआ, स्कूल चेंज हुआ, मेरा 3 से 4 साल का गैप हो गया। घर में खुद से जो भी मैं कर सकता था, इंटरनेट आ गया था 2008-9 पे, तो मैंने यूट्यूब पे थोड़े वीडियोस देखना स्टार्ट किए। और फिर फाइनली 2010 में मैंने कराटे क्लास फिर से ज्वाइन किया राइट आफ्टर माय बोर्ड्स एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे एक्चुअली आई वाज लिटिल बिट मोर टेंडिंग टूवर्ड्स एन एडल्ट, मतलब मैं 16 साल का हो गया था, तो आंखें थोड़ी खुल गई थी। और उस टाइम पे मैंने मार्शल आर्ट्स को और भी अच्छे से परस्यू करने की कोशिश करी। मतलब बचपन में तो बस यही था कि फ्लाइंग किक्स मारना है, लेकिन जब मैं 16 साल का था उस टाइम पे ये गोल बन गया था कि हाँ मुझे ब्लैक बेल्ट लेना है, इसे प्रॉपरली परस्यू करना है। यहाँ पे मुझे एक क्या फ़ायदा हुआ कि लोग ये समझ नहीं पाए और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन नेचुरली मार्शल आर्ट्स में एक स्किनी लॉन्ग आर्किटेक्चर जो फिज़िकली अगर किसी का है बॉडी टाइप, दैट इज़ एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल। ये किसी ने बताया नहीं, सब कोई मुझे पतला दुबला और खा करते बोलते रहते थे घर में। तुम्हें पता ही है कि इंडिया का क्या मेंटालिटी है, अगर पतले हो तो पक्का पता है तुम्हें। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इट इज़ वेरी एडवांटेजियस इन दिस काइंड ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट्स। और जब मैंने कराटे करना स्टार्ट किया तो नेचुरली मैं बहुत सारे चीज़ को पिकअप करने लगा। दैट मीन्स दैट आई वॉज नेचुरली गुड एट इट। अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे होते हो तो तुम में अलग सा मोटिवेशन आता है। जनरली मोटिवेशन उसमें जाता है जहाँ पे तुम बुरा परफॉर्म कर रहे हो, बाकी लोग सब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और तुम काम नहीं कर पा रहे हो। उस पर मैं आऊँगा। जो मेरा स्टेट था एकेडमिक्स का, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो एकेडमिक्स में बहुत ही पुअर था और मुझे उसमें डिसिप्लिन लाना पड़ा। लेकिन डिसिप्लिन का फर्स्ट एक्सपोजर मेरा था मार्शल आर्ट्स के थ्रू, जहाँ पे आई वाज नेचुरली गुड। और मैंने जैसा बताया कि मैंने काफ़ी कम एज से स्टार्ट कर दिया था, तो बेसिक्स मुझे पता ही थे। आई वाज नॉट लाइक एट ग्राउंड ज़ीरो। इंटरेस्ट था, काफ़ी वीडियोस देखता था, डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, तो मुझे पता था कि मतलब व्हाट इज़ द हिस्ट्री, व्हाट इज़ द रीज़न, हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एनाटॉमी टू अंडरस्टैंड मार्शल आर्ट्स और द क्रिटिकल पॉइंट्स इन योर बॉडी। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आया मुझे। और उस टाइम पे क्लासेस स्टार्ट होते थे मेरे सुबह के 6 बजे और चलता था करीब 2-2.5 घंटा, मतलब 8 बजे तक। और ये होता था संडेज़ को सुबह और वेडनेसडे को शाम को 4 बजे, और फिर वो चलता था 6-7 बजे तक, ठीक है। 2 ही दिन होते थे वीक में। और जैसा कि तुम्हें पता होगा कि 10th के जस्ट बाद क्या आता है, 12th। 10th के जस्ट बाद 11th आता है, लेकिन 12th बोर्ड तुम्हारा इम्पॉर्टेंट होता है। और मैंने साइंस लिया था, जिसकी वजह से मुझे IIT JEE का एग्ज़ाम करना था। ऐसा नहीं कि मन था, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब कोई कर रहे हैं और कोई करियर पाथ है नहीं। तो IIT JEE का कोचिंग भी ज्वाइन किया था मैंने। तो संडे को ऐसा होता था कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मेरा कराटे क्लास चल रहा है। लकीली कोचिंग इंस्टीट्यूट जस्ट उसके पीछे, मतलब साइकिल से जाने लायक डिस्टेंस में था, तो मैं वहाँ से जाता था और कोचिंग क्लास में बैठता था, जो करीब 9-9:30 बजे स्टार्ट होता था, ठीक है। बीच का 15 मिनट ट्रैवलिंग गैप समझ लो। तो मैं पूरा थक हार के, मतलब कराटे क्लास ऐसा तो है नहीं कि सिंगिंग क्लास है या फिर योगा कर लिया सॉफ्ट वाला, ठीक है, और पहुंच गए वहाँ पे पूरा थक के चूर। बॉडी में यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, बहुत सारे मसल में पेन है, बहुत सारे जॉइंट में पेन है, कहीं से पड़ बढ़ गए 2-3 तो और प्रॉब्लम, और कभी कभी तो चलना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन उसके बाद मैं गया क्लास में। क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के कैसे चलते हैं समझ लो, सीधा 4 घंटा चलेगा वो, ठीक। एक ब्रेक मिल गया तो खुशकिस्मती है तुम्हारी, वो हो गया। और उसके बाद वेडनेसडे को सेम चीज़, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्लास होगा 6 बजे 7 बजे। अगर मैनेज कर पाया तो मैंने अपना कराटे क्लास भी कर लिया, नहीं तो या तो कोचिंग का क्लास स्किप या तो कराटे का क्लास स्किप। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि एक संडे जो मोस्ट पीपल लुक फॉरवर्ड टू फॉर स्लीपिंग टिल लाइक एटलीस्ट 9 और 10 o'clock इन द मॉर्निंग, उस टाइम पे मैं सुबह 5:30 बजे उठ के कराटे क्लास जा रहा हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपोजर टू डिसिप्लिन। और यहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ में आया कि जब मैंने ये चीज़ 2 साल कंटिन्यूस किया तो आई सॉ ग्रोथ।
विदाउट एनी सर्टिफिकेशन आई सॉ ग्रोथ कि मेरा फॉर्म इम्प्रूव हो गया है, आई एम मोर एजाइल नाउ। ऑब्वियसली तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, तुम्हारे एप्स बन जाएंगे मोस्ट लाइकली। बट अबव ऑल कराटे या फिर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स एक और चीज़ अच्छा करता है, विच इज़ दैट इट गिव्स यू अ बेल्ट सिस्टम, दैट इज़ इट गिव्स यू इंसेंटिव। मतलब तुम वहाँ टिके रहे तो 3 से 4 महीना पे जनरली एक बेल्ट का एग्ज़ाम होता था। तो 2 साल में आई मूव फ्रॉम वाइट बेल्ट टू पर्पल बेल्ट। अब मेरा जो पहला जो 8 साल की एज में जो वो भी कराटे था, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट कराटे, इट वाज कॉल्ड गोजूरyu या गोशिनरyu कराटे एंड दिस वाज शोटोकन कराटे। तो कराटे के बहुत सारे फॉर्म होते हैं यार, कुछ 100 ना कुछ फॉर्म है, जा विकीपीडिया देख लेना कितने सारे फॉर्म होते हैं कराटे के, मैंने एक बार पलट के देखा था, ठीक है। बट मोस्टली पीपल डू शोटोकन और क्योकुशिन। सो I got to go from white belt to purple belt in 2 years. और उसके बाद रेस्ट ऑफ द जर्नी टूवर्ड्स ब्लैक बेल्ट मैंने पार्ट टाइम किया था जब मेरा कॉलेज भी चल रहा था, और वो मैंने अगला 2 साल करीब में किया जब मैं कॉलेज के साथ कर रहा था, ठीक है। एग्ज़ाम देता था, प्रैक्टिस खुद से करता था, इस तरह से चलता था। जब भी समर में मैं कर पाता था करता था। तो दिस टॉट मी दैट अगर तुम किसी चीज़ पे कंटिन्यूस काम करोगे तो तुम्हें ग्रोथ मिलेगा। ये चीज़ समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए। और दूसरा चीज़ समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए कि हर समय तुम्हें ये करने का मन नहीं करेगा। डिसिप्लिन बाय डेफिनेशन इज़ बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम डूइंग थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि मैं डेली 10 घंटा काम करूँगा और मुझे बहुत ही मज़ा आएगा हर रोज़। तुम क्या चाहते हो? मतलब ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं है तुम्हारे बॉडी का कि तुम सेम चीज़ डेली करोगे और तुम्हें डेली मज़ा आएगा। फिर अगर तुम चाहते हो कि मैं तभी काम करूँ जब मुझे मज़ा आए, तो फिर भाई वो काम नहीं होने वाला। क्योंकि तुम्हें ऐसा कुछ 3 दिन का ब्रेक लोगे, फिर काम करोगे, फिर 2 दिन आगे फिर से काम करोगे, और उसके बाद फिर से 3 दिन का ब्रेक लोगे, मोस्ट लाइकली यही होगा, क्योंकि तीसरा दिन तक तुम्हें मज़ा नहीं आने वाला। तो डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि तुम्हें जब मन कर रहा है तब तो करो, और जब नहीं मन कर रहा है तो भी तुम्हें सेम चीज़ करना है। तुम थिंक अबाउट लाइक पीपल हु आर परफॉर्मिंग एट इंटरनेशनल लेवल। अभी ओलंपिक्स चल रहा है ना, ओलंपिक एथलीट्स पिछले 4 साल से सेम काम कर रहे हैं। बीच में बहुत सारे और कंपटीशन और ये सब चैम्पियनशिप आए, चलो ठीक है, उसके लिए भी कर रहे होंगे, लेकिन बेसिकली डेली बेसिस पे अगर वो भाग रहे हैं तो वो डेली उठ के भाग ही रहे हैं। कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, डाइट का ध्यान रख रहे हैं डेली। वो मतलब जिस खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं वो डेली खा रहे। क्या उन्हें मज़ा आ रहा है? नहीं। लेकिन क्या उनमें डिसिप्लिन है? ऑब्वियसली अगर वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो वो compete नहीं कर पाएंगे। और यहीं पे आता है कंपटीशन का बात। और ये दूसरा चीज़ जो है कंपटीशन के बारे में, वो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ने सिखाया कि डिसिप्लिन का बहुत हद तक मज़ा ये होता है कि यू आर डूइंग मोर देन अदर्स, और ये बहुत हद तक तुम्हारे ईगो से पावर्ड होता है, और बहुत हद तक इससे कि दिस इज़ अ रेस। बहुत लोग आजकल काफ़ी लिबरल हो गए हैं और वो ऐसे बोलें कि डोंट पार्टिसिपेट इन रैट रेस। भाई पूरा का पूरा लाइफ बहुत हद तक रेस होता है, स्पेशली जब तुम 18 से करीब 30 तक पहुंचते हो। तुम्हें भागना पड़ता है किसी भी करियर में अपना अच्छा से पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि किसी भी करियर में अगर वो वर्थ है परस्यू करने का तो भीड़ रहेगा। जब तुम किसी इंटरव्यू में जाते हो तो तुम अकेले तो नहीं जाते कि एक पोजीशन था बस आप ही को बुलाया है, और अगर आपका मुझे पसंद नहीं आया तो आपको हम नहीं लेंगे। जनरली यही रहता है, एक पोजीशन है तो 10 को बुलाया, और 10 में वो सोचेंगे कि बेस्ट कौन है, बेस्ट कहाँ होता है? रेस में होता है ना यार। तो बहुत सारे चीज़ लाइफ में रेस होता है, और बहुत सारे चीज़ लाइफ में क्या होता है कि हाँ मुझे जो मज़ा आ रहा है वो मैं करूँगा। जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है उसे अगर तुम करियर बनाने जाओगे, लेट अस से तुम्हें राइटिंग करना है, तुम्हें बहुत ही मज़ा आ रहा है, जब तुम इसे करियर बनाने जाओगे फिर तुम्हारा ऑब्वियसली एक शेल्फ पे रखे रहेगा एक बुक, और एक अननोन रीडर के लिए एक बुक रहेगा और उसके बगल में दूसरा बुक रहेगा, तो वो वहीं पे वो कंपटीशन बन जाता है। अभी तुम इसे नॉर्मली हेल्दी मैनर में भी कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हारा आर्टिस्टिक डोमेन से कि क्या एक बुक दूसरा बुक, ये तो डिपेंड करता है कि वो रीडर को क्या चाहिए था, चलो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बात आता है, और जहाँ पे 1 मार्क्स 0.1 मार्क्स में कई बार रैंक का डिफरेंस आ जाता है, या फिर सिलेक्शन और रिजेक्शन में डिफरेंस आ जाता है, वहाँ पे तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन है यार,
obviously this is a competition, obviously this is a race, it is called competitive examination for a reason, right? तो प्लीज़ अपने आप को ये झूठी बातें मत बताते रहो कि ये कोई कंपटीशन नहीं है और मुझे दूसरे से नहीं परफॉर्म करना, आई हैव टू बी माई सेल्फ। ये बी माई सेल्फ लगा देते हैं फिर से लोग, ठीक है? तो कई बार डिसिप्लिन में मज़ा यही है कि यू आर डूइंग मोर देन मोस्ट पीपल want to or can in a lot of cases। मतलब कई बार मैं सुबह उठता था तो मुझे यही लगता था कि I want today because most people would not have been able to do this, or most people including me what I was a day ago or a month ago or a year ago would not have done this। मतलब मैं बाकियों से नहीं, खुद से भी compete कर रहा हूँ, और इसके वजह से डिसिप्लिन में एक फ़न आ जाता है कि हाँ, इसमें we are running towards something, we are sacrificing a lot but we are running towards something। अगर तुम बहुत ही तेज़ी से भागोगे और तुम्हारे अगल बगल बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ हो रहे हैं, कहीं वहाँ फव्वारे चल रहे हैं, कहीं वहाँ लाइटिंग चल रहा है, वहाँ पटाखे फूट रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ है, कहीं तुम्हें वहाँ नियाग्रा फॉल्स दिख रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है, अगर तुम बहुत ही तेज़ी से भागोगे तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ देखने का टाइम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? यू आर सैक्रिफाइसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर रनिंग वेरी फास्ट, और दैट इज़ अ चॉइस कि तुम्हें उस चीज़ का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, वो चीज़ तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद है कि यू आर सैक्रिफाइसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो बहुत ही आराम से 10 बजे उठना, तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो बहुत ही टेस्टी खाना खाना, तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो थोड़ा आउटिंग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, लेकिन तुम काम कर रहे हो एक चीज़ की तरफ और वो इट्सेल्फ जर्नी इज़ फुलफिलिंग, और अगर तुमने अचीव कर लिया देयर इज़ नथिंग दैट कम्स क्लोज। और इसीलिए तुम देखोगे कि बहुत लोग जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो अभी भी भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि दैट इटसेल्फ इज़ एडिक्टिव। उसमें आते हैं बहुत सारी चीज़, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू स्लो डाउन, व्हेन टू पे अटेंशन टुवर्ड्स अदर थिंग्स, बट वो 40 साल के एज में आते हैं भाई। ये सारे चीज़ तुम अपने 18 साल के एज में मत अप्लाई करने लगना कि भाई मुझे तो खुश रहना है, मुझे तो फुलफिल्ड रहना है। किसके पैसे पे? किसके पैसे पे तुम फुलफिल्ड हो? खुद के कमा रहे हो तुम, या फिर तुम अपना खुद का सब कुछ चला रहे हो, तुम एक फैमिली का ध्यान रख सकते हो, तो फिर तुम क्या फुलफिलमेंट खोज रहे हो? पहले तो सर्वाइवल सोचो कि तुम सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं खुद के बेसिस पे, और उसके लिए तुम क्या वैल्यू दे रहे हो इस दुनिया में जिसकी वजह से कोई तुम्हें पे करेगा, जिसकी वजह से तुम सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है? तो ये सारे चीज़ समझो कि डिसिप्लिन क्या होता है एक्चुअली, और ये सारी चीज़ों के बारे में मैक्सिमम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहाँ से आता है वो एनर्जी, कहाँ से आता है वो मोटिवेशन। और कई बार मोटिवेशन होता भी नहीं है, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं होता कि भाई मुझे करना है, ये क्यों करना है ये भी नहीं समझ में आ रहा, फेलियर पे फेलियर मिल रहे हैं, फिर भी कहाँ से मोटिवेशन आए? उस टाइम पे आता है डिसिप्लिन इज़ रिप्लेसिंग योर मोटिवेशन की। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हें मन कर रहा है कि नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास मोटिवेशन आ रहा है कि नहीं, ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारे पास रीज़न है कि नहीं। बात है कि दिस इज़ योर डिसिप्लिन, दिस इज़ योर रूटीन, दिस इज़ योर हैबिट। तुमने सोचा है कि डेली सुबह उठ के 2 घंटा मुझे पढ़ाई करना है तो करना है। दैट इज़ हु यू आर नाउ। डजेंट मैटर तुम कोई तुम्हें आके बताएगा कि हाँ ये कर लोगे तो पक्का तुम्हें सक्सेस मिल जाएगा, कोई तो बताने वाला है नहीं। लाइफ में तुम्हारा फ्यूचर तो किसी ने देखा है नहीं और कोई देख सकता नहीं है। तो दिस इज़ वॉट यू डू, दिस इज़ योर डिसिप्लिन। यू वेक अप, यू वर्क आउट, यू वेक अप, यू स्टडी, तुम ये काम करते हो, तुम हेल्दी खाते हो, और ये तुम्हारा पैशन है, इंटरेस्ट है, ये गोल तुमने डिसाइड किया, तुम उसकी तरफ भाग रहे हो। सिंपल सी बात है। ये सारे चीज़ होते हैं तुम्हारे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ नॉट डूइंग थिंग्स व्हाट यू वांट टू डू एवरीथिंग। डिसिप्लिन इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम डूइंग थिंग्स यू डोंट वांट टू। डिसिप्लिन इज़ अ हैबिट। और अब हम आते हैं ये डिसिप्लिन बिल्ड कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्शल आर्ट्स में एक टैलेंट था, एक नेचुरल इंटरेस्ट था, तो उसमें तो रिलेटिवली ईजी हुआ। जैसे कि मैंने बताया मार्शल आर्ट्स में भी कई बार ऐसा था कि मुझे नहीं उठना भाई। रांची जो है जगह वो हिल स्टेशन है, वो शिमला जैसी ठंड तो नहीं होती वहाँ, लेकिन ठंड अच्छा खासा होता है वहाँ पे भी, ठीक है? वो थोड़ा रांची, तुम अगर झारखंड एरिया को देखो तो सबसे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड रांची का है। तो दिसंबर में मैं सुबह 5:30 बजे उठ के 6 बजे जा रहा हूँ कराटे क्लास का। मैं तुम्हें बताऊँ तो एक ये होता है, क्या बोलते हैं उसे, गी बोलते हैं, जैसे वाइट कलर का होता है, और चप्पल जूते कुछ नहीं होते, नीचे खाली पैर रहते हो तुम। तो हमारे ना कराटे क्लास में कंक्रीट का फ्लोर था पूरा। अब वो इतना ठंडा हो जाता था सुबह सुबह, इतना ठंडा रहता था वो कि खाली पैर तुम फुदक रहे होगे उसके ऊपर, पैर नहीं रखा जाएगा तुमसे। लेकिन हम
करते थे, ऐसे ऐसे काँपते काँपते जाते थे वहाँ पे, और उसके बाद तुरंत कुछ ना कुछ वर्कआउट करना स्टार्ट किया कि बॉडी थोड़ा गर्म हो जाए। और ठीक उल्टा उसका जून में होता था, जब वेडनेसडे को हमारे दोपहर को क्लासेस होते थे, वही कंक्रीट बिल्कुल गर्म होके पता नहीं कितना ही टेम्परेचर पहुंच जाता था। वो इंसुलेटर है ना, तो समझ लो कि वो हीट को रिटेन कर रहा होगा वहाँ पे, और वो गर्म हो जाता था पूरा कंक्रीट। किसी ने भी अगर बालू में भी अगर तुमने मतलब क्या बोलते हो उसे, सैंड में भी या फिर नॉर्मल ज़मीन पे भी गर्मी में जब 42 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है टेम्परेचर, वहाँ पे रखा होगा अगर तुमने पैर, तो तुम्हें पता है कि वो जा भी सकता है, तुम्हारा जल भी सकता है पैर। तो गर्मी में ये होता था। तो तुम्हें क्या, मुझे मज़ा आ रहा है बहुत वो चीज़ करने में, नहीं, लेकिन एक गोल है, क्या मुझे ब्लैक बेल्ट चाहिए और उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा। दिस इज़ हु आई एम। मैं वेडनेसडे को यहाँ शो अप करता हूँ, मैं संडे को मॉर्निंग यहाँ पे शो अप करता हूँ। सिंपल सी बात है। मेरा एग्ज़ाम है अभी यहाँ पे येलो बेल्ट से ऑरेंज बेल्ट का, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। ठीक, तो करने में हमेशा मज़ा आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मैं करता हूँ। तो तुम्हें अगर बहुत बार ऐसा लगे करूँ ना करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपने आप से बस एक ही क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुमने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना है। अगर उसका आंसर है हाँ, तो भाई उठो और जाके करो उसे। ठीक, अब ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस हैं कि तुम्हें कोविड हो गया, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, तुम्हारा पैर टूट गया, तो वो सारे सबको पता है। ठीक है, तुम्हारी ACL टीयर हो गई, तो मैं तुम्हें नहीं बोलूँगा कि जिजित्सु में जाके compete करो या फिर टाइक्वांडो में compete करो, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर बाकी सारे चीज़ सही हैं तो यू हैव टू शो अप, यू हैव टू डू दिस। और इससे मुझे समझ में आया कि भाई डिसिप्लिन कैसे अप्लाई करते हैं कहीं पे भी। अब दूसरा चैलेंज मेरे पास आया कि जब मैं कॉलेज में ज्वाइन कर चुका था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, जून 2012, अभी आई एम फेसिंग अ न्यू चैलेंज कि ठीक है, पहले तो था कि कराटे का मेरे पास करीब ऐसे 8 साल का एक्सपीरियंस था, बहुत सारे कुछ मुझे ऑलरेडी पता है। ऑब्वियसली बाकी वाइट बेल्ट से मैं बेटर हूँ, थोड़ा एडवांटेज है तुम्हारा फिज़िकली, तो ठीक है, थोड़ा तो ज़्यादा मोटिवेशन हो ही जाता है कि तुम्हें काम करना। अभी जब मैं कॉलेज में पहुंचा हूँ, मुझे ये बताया जा रहा है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं है। इस कॉलेज में अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हें बिल्कुल टॉप परफॉर्म करना पड़ेगा, तब तुम्हारा कुछ चांस बनता है। और इसके वजह से तुम्हें CGPA अच्छा करना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्सेज ऐसे हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैंने डिसाइड किया कि ओके, अब मैं पढ़ूंगा, बहुत सारा पढ़ूंगा, क्योंकि यही पता था मुझे, मेहनत करो कुछ ना कुछ होगा। बचपन से सबको यही बता रहे थे कि पढ़ाई में एक्सेल करना है तो बहुत सारा पढ़ाई करो। तो मैंने बोला ठीक है, अगर यही रास्ता है तो पढ़ते हैं। और पढ़ रहा हूँ, चीज़ों को इंटीग्रेशन नहीं पता क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन नहीं पता क्या होता है, फिज़िकल क्या सिग्निफिकेंस है पता नहीं क्या होता है, टीचर कुछ बता रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्लास में नींद आ रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही था फर्स्ट सेमेस्टर के, एटलीस्ट फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स बिल्कुल ऐसे ही चल रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही सोचो ना, PCM में अगर 65% आया है, मैथमेटिक्स में अगर 53 मार्क्स आया है इस बंदे का, ये फिज़िक्स में अगर 61 मार्क्स आया है, जिसमें से 27 से 29 वो प्रैक्टिकल का है, जो तुम्हें पता है फ्री फोकट का स्कूल दे देता है तुम्हें कि हाँ चलो कुछ तो नाम मत डुबाना यहाँ पे। और 65% अगर इस बंदे का आ रहा है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, और फिर वो जाके इंजीनियरिंग कर रहा है, तो क्या हालत होगा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता था कि अगर मुझे इसमें ग्रो करना है तो आई जस्ट हैव टू शो अप। और यहाँ पे आई स्टार्टेड टू शो अप इन लाइब्रेरी। और सुबह जितना बजे भी लाइब्रेरी खुलता है, अगर मेरा क्लासेस नहीं है तो आई विल बी इन लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि पहले कपल ऑफ मंथ्स तो सिंपल है, मैं दीवार देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नींद आ गया वहीं पे, और बुक्स पढ़ रहा हूँ वो भी नहीं समझ में आ रहा कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ लोगों से पूछ रहा हूँ, लेकिन कॉलेज में कुछ खास नहीं है कि बाकी लोगों को बहुत सारी चीज़ पता है। टीचर्स से बात करना स्टार्ट किया मैंने ओवर टाइम कि हाँ बता दो इसमें, मैं क्लास के बाद आता हूँ, तो बहुत सारे टीचर्स ने हेल्प करना स्टार्ट किया, जो कि बहुत लोग जानते नहीं है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो जाके टीचर से बात करो। कुछ टाइम पहले टेलीफोनिक कंसल्टेंसी में एक लड़का मुझसे यही पूछ रहा था, सेकंड ईयर में था बेचारा, बहुत ही परेशान था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, आजकल नया टर्म डालते हैं सब कोई, मुझे सोशल एंग्जाइटी है। ठीक है, मैंने बोला ये कहाँ से आ गया, चलो ठीक है मैं बात नहीं कर पाता हूँ लोगों से, तो मैंने बोला टीचर से जाके बात करो, वो भी चाहते हैं तुम पास हो जाओ। मैक्सिमम टीचर हेल्प कर देते हैं, स्पेशली छोटे कॉलेज में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिलिटी रहता है, मुझे लगता है ऐसा। IIT में शायद प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि वो टीचर्स खुद ही इंटरनेशनल है, तो
आई डोंट नो, आईआईटी में मैंने कभी पैर नहीं रखा, मतलब पैर तो रखा लेकिन एज अ स्टूडेंट नहीं रखा। सिलेक्शन होने के लिए गया था मैं बस। चलो ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट ट्रांसलेट किया, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे एकेडमिक्स में मेरा अभी टैलेंट भी नहीं है, ठीक है, स्किल भी नहीं है, कभी मैंने किया भी नहीं, बट मुझे इसमें अच्छा परफॉर्म करना है। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट शोड अप, सिंपल। जो काम तुम्हारे हाथ में है वो बस कर लो। अगर अगर तुम्हारे हाथ ही में नहीं होता तो कुछ ऐसा होता कि जैसे मतलब लाइब्रेरी प्रेजेंट नहीं है, या फिर तुम्हें कोई पकड़ के बैठा दे रहा है, या फिर तुम्हारे पैर में किसी ने जंजीर बांध दिया, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। बट अगर तुम उठ के जा सकते हो, तुम्हें पता है कि रूम से ज़्यादा चांसेस मेरा पढ़ाई में कंसंट्रेशन का लाइब्रेरी में, तो वो करो। और मैंने बताया कि 1 से 2 महीना में बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं है, बल्कि फर्स्ट सेशनल बोलते थे, तो ऐसा होता था, फर्स्ट सेशनल हुआ, सेकंड सेशनल हुआ, और फिर शायद एक फाइनल सेट ऑफ एग्ज़ाम्स होते थे जिसमें पूरा मतलब आधा सिलेबस और फिर पूरा सिलेबस, ऐसा सिस्टम था। शायद तुम्हारे कॉलेज में भी हो ऐसा। तो फर्स्ट सेशनल में बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस यार, मतलब सब कोई देख रहे हैं, सब कोई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि भैया ये तो दिन भर लाइब्रेरी में ही बैठा रहता है, ये किसी से बात नहीं करता, ये वो, ये तो टॉप करेगा टॉप करेगा। और जब परफॉर्मेंस आया तो ऐसा एवरेज सा परफॉर्मेंस आया, मतलब ऑब्वियसली मेरे लेवल से अच्छा ही परफॉर्मेंस आया। मुझे अभी भी याद है कि 50 नंबर में मेरे सब के, मतलब मेरे सब में 30-35 नंबर आ रहे थे, मतलब कि 60 to 70%। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था कि मेरे 50% भी बहुत मुश्किल से आते थे, ठीक है। बोर्ड्स में तो अगर तुम्हें ना पता हो तो वो थोड़ा बम्प कर देते हैं तुम्हारे नंबर्स, लेकिन 50% स्टूडेंट रहा हूँ मैं हमेशा। तो ऐसे 60 से 65% या 70% मेरे नंबर्स आ रहे हैं फर्स्ट सेशनल में। लेकिन टॉप तो नहीं कर रहा ना, मतलब जो टॉप कर रहे हैं वो तो मुश्किल से ऐसे 4 घंटे कभी भी घूमते फिरते पढ़ लेते थे, वैसे थे, ठीक है। लाइब्रेरी में दिन भर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है एफिशिएंसी नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, बट मैं वहीं पे बैठा हुआ था। और जस्ट बिकॉज मैं वहीं पे बैठा हुआ था, ओवर टाइम दैट इज़ ओनली गोइंग टू गो इन वन डायरेक्शन। ये वन डायरेक्शन वाला मीम मेरे से छूटता नहीं है कभी भी, ट्राई कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, इट इज़ लाइक एन एडिक्शन। ओके, तो it is only going to go now in one direction, and that is you are going to improve। सिंपल सी बात है। अगर तुम ब्रूट वर्क भी करोगे, डेली डेली करोगे, यू विल शो अप एवरी डे, is not going to go in any other direction। Worst efficiency when done in the right direction is still going to give you a positive graph or an improvement, and that is what we are looking for। Because as soon as तुम्हें दिखता है कि ओके इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि ओके मुझे और करना है। बट फर्स्ट मतलब अभी मैं रेट्रोस्पेक्टिव में देख के बता रहा हूँ तो हाँ ठीक है, मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था पहले के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में, बट डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा था कि इतना ज़्यादा पढ़ के भैया 80% मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, या फिर टॉपर छोड़ो टॉप 20 में भी मैं ऐसे नहीं आ रहा, तो दिक्कत क्या है। और काफ़ी डीमोटिवेशन ऐसे भी होता है कि जो लोग उतना काम नहीं कर रहे हैं उनका अगर तुम देख रहे हो कि परफॉर्मेंस बेटर है, तो तुम्हें लगता है कि शायद मैं कभी कर भी ना पाऊँ। लेकिन यहाँ पे आई अगेन यूज़ डिसिप्लिन कि आई डोंट केयर, I'll show up, I'll still work more than you, I'll still go to the library first if I can, I'll still walk out of the library last। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरा फिज़िकल फिटनेस और डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू मार्शल आर्ट्स था ही। तो सुबह उठता था, अभी भी मैं 5:30 बजे रनिंग के लिए जाता था, या मार्शल आर्ट्स खुद से कहीं छुप के करता था। उस टाइम पे मार्शल आर्ट्स वाज नॉट कूल। वो ऐसा समय नहीं था जहाँ पे टॉप सीईओज और बिलियनर्स बोल रहे थे कि मैं एमएमए मैचेस करूँगा। एट दैट टाइम मार्शल आर्ट्स वाज लाइक, क्या कर रहा है, कुंफू कराटे कर रहा है क्या, ऐसे बोलते थे लोग। ठीक है, तो मजाक उड़ा देते थे लोग। तो ऐसे ही मैं छुप के कहीं छत पे, मतलब हमारे 7 फ्लोर बिल्डिंग्स थे, एंड वहाँ पे सुबह उठ के, एक और रीज़न था सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि मुझे भी शर्म आती थी कोई और देख ना ले। तो सुबह उठता था, भागने जाता था, ये सारे काम करता था। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ पाया, नहीं तो फिर ब्रेकफास्ट किया, और फिर अगर क्लास नहीं है तो लाइब्रेरी, अगर क्लास है तो क्लास, और फिर बीच में अगर कोई क्लास नहीं है तो लाइब्रेरी, और अगर कोई क्लास बंक मार सकता हूँ तो फिर से लाइब्रेरी। और फिर आई जस्ट शोड अप। और सेकेंड सेशनल में 6 सब्जेक्ट्स थे, 6 के 6 सब्जेक्ट में मैंने टॉप मारा अपने सेक्शन में, सब में अबव 40-41, मतलब 40 के ऊपर तो सब में आया ही था, लेकिन 100% ऑफ सब्जेक्ट में मेरे अपने सेक्शन में मैंने टॉप मारा था। और तब मुझे समझ में आया कि डिसिप्लिन टेक्स टाइम।
और ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आता मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि मार्शल आर्ट्स में ऑलरेडी टाइम मैंने दे रखा था, उसमें 8 साल दे रखे थे, बहुत सारा इंटरेस्ट था और उसमें ग्रोथ मुझे बहुत ही क्विकली मिल गया। लेकिन यहाँ पे मैंने सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ किया कि जस्ट शो अप, और वहाँ पे थोड़े टाइम के बाद मुझे बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स मिलने लगा। और जब वो मैंने देखा और जब मैंने वो अच्छे तरीके से समझ गया, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, आई जस्ट शो अप एवरी डे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा CGPA 9.42 बना, फिर सेकंड सेमेस्टर में मैंने सेम चीज़ किया, मेरा CGPA 9.79 बना, थर्ड सेमेस्टर में सेम चीज़ किया, मेरा 9.82 बना। और इस तरह से आई वॉज अमॉन्ग्स द टॉप 5 इन माई कॉलेज, लाइक एडिंग ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस। और उसके बाद इट वॉज ऑल इन द अपवर्ड ट्रेंड टिल मेरे को समझ में आया कि बहुत ही अच्छा CGPA मेंटेन कर लोगे तो भी कोर कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि जब तुम अच्छा परफॉर्म करने लगते हो तो तुम्हारे सपने थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में बस यही था कि कोई भी जॉब मिल जाए, TCS आ जाए, विप्रो आ जाए, कैपजेमिनी आ जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, 3 लाख पैकेज का जॉब मिल जाए, बस ये चाहिए मुझे। तो CGPA कर लिया मैंने 9, लेकिन फिर जब मैं 9 हो गया तो मुझे तब तक समझ में आने लगा ओके मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुझे पसंद है, इसमें मैं परफॉर्म अच्छा कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ सीख रहा हूँ और इसमें मुझे जॉब भी चाहिए। फिर तो इंटरेस्ट जहाँ पे है वहीं पे जॉब चाहिए मुझे। और ये भी सोचने लगा कि ओके अब पहले तुम्हारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कॉलेज IITs ये सब नहीं मिले, अब मैं मास्टर्स IIT से करने का कोशिश करता हूँ। तो फिर आया दिमाग में कि ओके गेट एग्ज़ाम है, तो गेट एग्ज़ाम के थ्रू मैंने सोचा कि IIT बॉम्बे में मुझे मास्टर्स इन डिज़ाइन मिल जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दैट। तो मैंने गेट की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। एक और चीज़ हुआ था थर्ड सेमेस्टर के बाद कि मेरे ब्रांच में टॉप 3 में नहीं, थर्ड तो मैं ही था, ठीक है, टॉप 5 भी नहीं, टॉप 10 में से करीब 7 या 6 या 7 टॉप के, मतलब 1 से लेके समझ लो कुछ 7 या 8 रैंक तक सब कोई को 100% स्कॉलरशिप मिला हुआ था। तो मेरे आगे के दो और मेरे पीछे के करीब 5 सबको स्कॉलरशिप मिला हुआ है, फुल 100% फ़ी वेवर। तो इसीलिए मैंने अपने CGPA के बेसिस पे डिमांड किया था कि मुझे भी एक स्कॉलरशिप मिलना चाहिए बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस, जो उन्होंने डिनाई कर दिया था। तो फिर मुझे लगा कि यार CGPA का उतना कोई मतलब है नहीं और इसे छोड़ो, क्योंकि जॉब भी तुम्हें कोर में नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो फिर मैंने गेट की तरफ डायरेक्शन फोकस कर लिया, लेकिन फिर भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ था। फिर मेरा 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में कुछ 9.6 बना, 7th सेमेस्टर में बहुत ही नीचे गया क्योंकि गेट एग्जामिनेशन जस्ट आने ही वाला था और वहाँ पे मेरा कुछ 9 बना था, बिल्कुल 9, शायद 9.2 ऐसा कुछ, ठीक है। और उसके बाद 8th सेमेस्टर में फिर से 9 बना था, जो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन के बाद था, ठीक। तो ऐसे करके मेरा CGPA 9.57 बना था, मगर भरोसा नहीं है तो देखा ही होगा तुमने, मैंने सब कुछ लगा दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे, अपना 10th का मार्कशीट से लेके जो तुम्हारा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के जो रिज़ल्ट्स थे, मगर नंबर आगे पीछे हुआ तो बस वो इसीलिए क्योंकि मैं भूल गया हूँ हो गया बहुत साल। चलो, तो इसीलिए ये सारी चीज़ डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन जिसने एक्चुअली में चेंज किया अपने आप को, फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ नॉट डिसिप्लिन्ड एट ऑल टू अ पर्सन हु इज़ हाइपर डिसिप्लिन्ड। और इन सारे चीज़ों को तुमने देखा होगा। फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सेम डिसिप्लिन को अप्लाई किया, उसके बाद मैंने राइटिंग में सेम डिसिप्लिन को अप्लाई किया, उसके बाद मैंने यूट्यूब में भी पैरेलली सेम डिसिप्लिन को अप्लाई किया। हर चीज़ में सेम डिसिप्लिन लगता है, इसीलिए ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट ही इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसिप्लिन ही नहीं रहा तो मैं तुम्हें लाख रास्ते बताते रहूँ कि ऐसे इंजीनियरिंग कर लो, ऐसे तुम MS अब्रॉड कर सकते हो, ऐसे तुम गेट कर सकते हो, ऐसे तुम इसरो के साइंटिस्ट बन सकते हो, ऐसे तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे तुम बुक लिख सकते हो, बताते रहूँ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, कुछ कर नहीं पाओगे। उसके बाद गाली भी तुम शायद मुझे को दो क्योंकि क्योंकि भैया बताया तो था आशीष ने, लेकिन हुआ ही नहीं, तो उसने गलत बताया होगा। इसीलिए ये समझ लो कि डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर डूइंग एनीथिंग। और जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट को पहले 10 मिनट में छोड़ने की गलती करी वो बहुत ही पछताने वाले भाई, क्योंकि
तुमने देखा होगा ये चैनल से मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसे मैं बैठ के यहाँ पे क्लिकबेट्स और बहुत ही सारे ट्रांजिशन वाले वीडियोस नहीं बना रहा हूँ एंगेजमेंट के लिए और ख़तरनाक बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डाल रहा, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इतने सारे लोग जो भटके हुए हैं, यूथ ऑफ द कंट्री इंडिया, इतने सारे लोग जिन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करे, सोशल मीडिया आ गया, इंटरनेट आ गया, एआई आ गया, इतने सारे यूट्यूबर्स आ गए जो बस चला रहे हैं लोगों को, उसमें से थोड़ा तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगी, कुछ लोगों का लाइफ एक्चुअली में इम्प्रूव हो। एक्चुअली उन्हें स्टेप्स बताओ कि उन्हें क्या करना है। अभी स्टेप समझ में आ गया ना, स्टेप इज़ टू गेट अप एंड शो अप, दैट इज़ द स्टेप, दैट इज़ वॉट यू कैन फिजिकली डू। इट इज़ नॉट समथिंग लाइक थिंक पॉजिटिव, बी योर सेल्फ, ये नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉट यू नीड टू डू and why you need to do, because this is what I did and this is why I did it and this is how it helped me out. This is the level of detail you need to get into to actually change a person from an indisciplined person to a disciplined person. और discipline में कोई बुराई नहीं है. Discipline is not you being slave. Discipline is you actually being free. जैको विलिंग्स ने एक बुक लिखा था, आई थिंक द टाइटल ऑफ द बुक इटसेल्फ इज डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, और उसका पूरा आइडिया ही यही था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट यू डू इन योर लाइफ. द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, जैसे तुम्हें बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स कार चलाना है, दैट इज़ व्हाट यू वांट टू डू. एंड द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, जैसे तुम्हें टैक्सेस पे करने हो स्पोर्ट्स कार के, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू. तो when you do things that you have to do, you have the freedom to do the things that you want to do. सिंपल सी बात है. चलो तुम्हें मूवी भी देखने जाना है, ठीक, उस मूवी का टिकट कैसे खरीदोगे? यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, उसके लिए पैसे सेव करोगे, तो तुमने उसके लिए बहुत सारे चीज़ करे, जॉब भी कर रहे हो, तुम्हारी ड्रीम जॉब भी है, लेकिन डेली तो मज़ा नहीं आने वाला, ये मैंने इस्टेब्लिश कर दिया है तुम्हारे लिए. तो डेली मज़ा नहीं आने वाला है, बहुत बार तुम्हें अपने बॉस की गालियाँ खानी पड़ी, बहुत बार बहुत सारे प्रेजेंटेशन बनाने पड़े, किया, सैलरी आया, पैसे सेव किए, नाउ यू हैव द फ्रीडम टू वॉच दैट मूवी. सिंपल, करेक्ट? सो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि यू आर अ स्लेव. बहुत लोग बहुत सारे टर्म्स फेंकते हैं, जैसे कि सेल्फ इम्पोज स्लेव है ये. ऐसा नहीं है. तुम्हें बहुत सारे चीज़ करने पड़ते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो. ड्रीम जॉब भी कर लिया मैंने इंडिपेंडेंट करियर भी परस्यू कर लिया, फ्रीलांसिंग भी कर लिया. सब में यू हैव टू डू समथिंग दैट यू हैव टू डू. और दिस, इफ इट इज़ हैपनिंग एवरी टाइम, देन प्रॉब्ली दिस इज़ द वे इट इज़. चलो आगे बढ़ते हैं. सो अब मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन इज़ लाइक अ मसल. बहुत सारे चीज़ इस दुनिया में टैंजिबल नहीं होते, लेकिन वैसे ही काम करते हैं जैसे टैंजिबल चीज़ें काम करते हैं. आई मीन जिसे तुम फिज़िकली देख सकते हो. जैसे कि तुम अगर जिम जा रहे हो डेली बेसिस पे और तुम वर्कआउट कर रहे हो, बहुत ही ख़तरनाक प्रॉपर प्रोटीन ले रहे हो, तो तुम्हारे डोले शोले बनने लगेंगे, करेक्ट? ठीक उसी तरह से मैंने मार्शल आर्ट्स में भी देखा कि फ़िज़िकल फ़िटनेस या फिर मार्शल आर्ट्स की वजह से मेरा बॉडी एथलेटिक होते जा रहा है, मेरे एप्स वैप्स बनने लगे हैं, मैं किक्स हाई करने लगा हूँ, मैं फ्लाइंग किक्स कर पाता हूँ, काफ़ी एजिलिटी है मेरे बॉडी में, ठीक है? और इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से मैंने पहले भी बात कर रखी है कि स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली help kids to understand values of consistently working towards a singular goal, which is nothing other than discipline. तो उसी तरह से अगर तुम डिसिप्लिन इटसेल्फ को एज अ मसल समझो, तो तुम अगर उस पर वर्क करते हो कंटिन्यूसली, तो वो ग्रो करता है, तुम्हारा कैपेसिटी डिसिप्लिन रहने का बढ़ते जाता है. और जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, तो एक पॉइंट पे जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में फुल डे डेडिकेट कर रहा हूँ फॉर 6 months a year towards a single goal of cracking this examination, तो ऐसा कुछ रूटीन है. सुबह उठा 5:30 बजे और उसके बाद पढ़ाई करना चालू, उसके बाद कुछ आधा घंटा थोड़ा बहुत वर्कआउट किया, 7-7:30 बजे तक कोचिंग इंस्टीट्यूट की गेट में, और उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर घुसा धक्के मुक्के मार के, क्योंकि गेट पूरा भर जाता है भाई. 7:30 बजे अगर गेट खुलेगा तो 7:30 बजे तक बहुत लोग, क्योंकि आगे का सीट लेना है या फिर अच्छा सीट लेना है. वहाँ पे घुसा, 7:30 बजे तक अंदर पहुँच गया, सीट ले लिया, जो भी है. 8 बजे क्लास चालू होगा, 8 बजे से लेके 12 बजे तक कंटिन्यूस क्लास चलेगा. उसके बाद अक्टूबर नवंबर टाइम के तक कुछ ऐसा 1 घंटे या कई बार बस आधे घंटे
का ब्रेक मिलेगा, तुम भागोगे पीजी, खाना खाओगे, वापस आओगे, और उसके बाद 1:30 या 2 बजे से फिर से चालू, वो चलेगा कुछ 6 बजे तक, फिर से 4 घंटा दूसरा क्लास चल रहा है, पहले थर्मोडायनेमिक्स चला, अभी फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, 4 घंटे कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद वापस पहुँचे 15 मिनट में घर पे। अब तुम्हारा दिन में 8 घंटे का क्लास हुआ है, उसको रिवाइज कौन करेगा, क्या क्या पढ़ाई हुआ है कौन देखेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है आगे के लिए, कुछ अगर डाउट्स पूछ सकूं दोस्तों से या फिर टीचर से तो वो क्या है, तो तुम्हें रिवाइज करना होगा। उसमें बहुत ही तेज़ी से करोगे तो 2 से 3 घंटा ऐसे ही लग गया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं गेट के। अब ज़्यादा पढ़ाई हुआ है तो ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हुए हैं तो तुम्हें वो सारे कुछ सॉल्व करने हैं। तो ऐसे करते करते बहुत हुआ तो तुम ऐसे 11 बजे सोओगे और फिर से नेक्स्ट डे 5 साढ़े 5 बजे रूटीन कंटिन्यू। तो बहुत लोगों को लगे ये क्या पागलपन है भाई, ये ऐसा मशीन जैसा क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन बात है कि उसके पहले देख लो ज़रा, उसके पहले वो बंदा पिछले 4 साल से यही काम कर रहा है, तो वो बिल्ड हो जाता है ओवर टाइम। मेरा इस तरह से बिल्ड हुआ, बाकियों का जो बाकी लोग कर रहे थे उनका किसी और तरह से हुआ होगा। बहुत लोग ऐसे आईटी जेई का भी अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने, एक बार कोटा भी जाके तैयारी कर रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, तो उनका उस तरह से बिल्ड हो रहा है, ठीक है। और फिर मतलब लोगों का इस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करने का या फिर हार्डवर्क का एबिलिटी बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो बार बार कर रहे हो। तो तुम्हें ये पागलपन या फिर मशीन लाइक बिहेवियर लग रहा होगा, लेकिन मुझे फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव ऐसा लग रहा था कि ओके ये तो मैं कर सकता हूँ, मैं शायद और भी कुछ कर सकता हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा था हमेशा कि मैं शायद और भी कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे हूँ, मैं और ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे लाऊं, ये सब लग रहा था। उन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैंने वो पागलपन वाला काम किया था कि मैं बस 4 घंटे सो रहा हूँ रात को, और उसमें पूरा 1 महीना में मेरा ऑलमोस्ट सिस्टम जाते जाते बचाया कि कुछ भी हो सकता था उस पॉइंट पे। तुम चले थे एफिशिएंसी बढ़ाने, पूरा का पूरा इंजन ही ब्लास्ट होने वाला था ठीक है। तो वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस पॉइंट पे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कर सकता हूँ और कुछ, वो इसीलिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा हैबिचुएटेड हो गया था डिसिप्लिन से कि हाँ ये तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही रहा हूँ, 10 घंटे तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। क्लासेस ठीक है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था 4 घंटे बहुत लंबे हैं, उसके 2 महीने बाद आदत लग गई, हाँ 4 घंटे के क्लासेस होते हैं, चलो ठीक है, क्लास में थोड़ा स्ट्रेट बैठ लो, कमर में दर्द नहीं होगा, और क्लास में ध्यान देने के लिए बीच बीच में टॉफ़ी चबा लो ताकि नींद ना आए। ये सारे तो कुछ कुछ मेथड्स हमने निकाल लिए और फिर आदत लग गई, हैबिट बन गया, वो डिसिप्लिन का मसल डेवलप हो गया। और वही सारे चीज़ यूज़ करके बाद में जब मेरा जॉब भी लग गया तो जॉब के साइड बाय साइड में कुछ काम कर पा रहा हूँ, साइड बाय साइड कुछ और डेवलप कर पा रहा हूँ, कुछ दूसरे जॉब का तैयारी कर पा रहा हूँ, वो मिल गया तो फिर से साइड में कुछ और बिल्ड कर पा रहा हूँ, बुक लिख पा रहा हूँ, तो ये डिसिप्लिन बिल्ड हो गया। तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि तुम अभी 2 घंटा पढ़ते हो तो अचानक से तुम में डिसिप्लिन आ जाए कि हाँ अब मेरे को बस शो अप करना है 10 घंटे पढ़ने। तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा उसे बिल्ड करने का। इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 घंटे तो तुम अपना शो अप कर सकते हो, लाइब्रेरी में वहाँ बैठ सकते हो। उसके बाद जब वो 4 घंटे तुम्हें ईजी लगने लगते हैं, ये 1 से 2 महीना में हो जाएगा, उसके बाद तुम उसे ग्रो कर सकते हो कि हाँ मुझे और भी ज़्यादा करना है, चलो ये तो मेरे लिए आसान हो गया। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ मसल, और वो मसल तुम्हारा इसलिए वीक है क्योंकि तुमने अभी तक उस पर काम नहीं किया, है कि नहीं बात। अगर तुम्हारा कुछ भी बॉडी का पार्ट है जिसको तुमने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है, अब तुमने उसे बिल्कुल आइडल छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कैपेसिटी जाने लगेगा। तुम अगर भाग नहीं रहे हो, बस बैठ रहे हो और खा रहे हो, तो तुम्हारे भागने की एबिलिटी कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तुम्हारा कार्डियो कम हो गया, तुम्हारा एंड्योरेंस कम हो गया। तो अगर तुम उस पर वर्क करोगे तो वो बढ़ भी जाएगा। डिसिप्लिन भी वैसा ही होता है कि अगर तुम उस पर वर्क करोगे तो वो बढ़ जाएगा ना। एक और चीज़ है जो तुम्हारे डिसिप्लिन के लिए तो उतना नहीं, बट तुम्हारे माइंडसेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने बोला है कि तुम ये करोगे तो प्लीज़ उसे करो, नहीं तो बोलो ही मत। और ये मैं दूसरे से बोलने की बात नहीं कर रहा, दूसरे को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए कि तुम क्या करने वाले हो, उसे क्यों बता रहे हो। लेकिन अगर तुमने खुद से कुछ डिसाइड किया है, आई एम अ बिग फैन ऑफ टू डू लिस्ट एंड लॉन्ग टर्म एंड मिड लेवल प्लानिंग, तो प्लान हमेशा रिटन होना चाहिए। तुम्हारा भी नेक्स्ट डे तुम्हें क्या करना है, टू डू लिस्ट हमेशा रिटन होना चाहिए। लेकिन जो तुमने लिख दिया उसे तुम्हें यू हैव टू वर्क हार्ड टू डू दैट, एफर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ लिख दिया तो लिख दिया, सोच लिया तो सोच लिया, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो उससे तुम एक्चुअली अपना मोरल हर्ट कर रहे होते हो। तो डिसिप्लिन इज अ लॉट ऑफ टाइम्स जस्ट डूइंग थिंग्स दैट यू सेड यू वुड डू, सिंपल।
I'll show up at the gym, I'll show up at the gym. I said I'll work or study for 2 hours every day, I'll study for 2 hours every day. 4 घंटा नहीं बोला मैंने अभी 2 घंटा बोला, मैं 2 घंटा पढ़ूंगा. ऐसा मत करना कि 4 घंटा बोला फिर 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटा बोला और आधा घंटा पढ़ा, किसी दिन गोली मार दिया. ठीक है, तो discipline a lot of times is just you doing the things you said that you would do, and you do that by just showing up, right? Okay, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही बड़ा सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड है कि पूरे दिन काम तो करना है लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं. मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. आजकल की दुनिया में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन बन गए हैं. आजकल तो फ़ोन का एडिक्शन इतना ज़्यादा हो गया. आजकल नहीं है भाई, फ़ोन का जो एडिक्शन है ना 2008 में भी हम लोगों ने देखा है. वो तुम्हारे लिए आज इतने सारे स्क्रीन्स और ऐप आ गए थे. उस टाइम पे वो बार फ़ोन जो होते थे ना जिसमें तुम्हारे 10-12 बटन होते थे, ऐसे ऐसे करके 3 बार दबाते थे तो TPQ ऐसे होता था. ऐसे ऐसे टक 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 किया फिर टक 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 किया. उसमें भी लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए थे चैटिंग करने में, कि फटाफट टाइप कर दिया जो भी मन है. तो उस टाइम पे भी एक एडिक्शन था, चैटिंग करने का एडिक्शन था. इंटरनेट उस टाइम पे भी आ गया था लोगों के घर में और फ़ोन में उतना नहीं तो साइबर कैफ़े जाके लोग करते थे. उसके पहले भी कुछ ना कुछ एडिक्शन रहा होगा, मुझे नहीं पता. उसके पहले हो सकता है टीवी का बकवास कुछ रहा होगा, कुछ भी चल रहा है देख लेते हैं. ठीक है, तो जिन्हें काम नहीं करना उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हैं कि मेरे पास इतने सारी चीज़ और है करने के लिए. लेकिन जिन्हें करना है वो अपना काम कितना भी डिस्ट्रैक्शन दे दो, बाकी लोग यहाँ पे ऑक्यूलस के गॉगल्स लगा के VR के दुनिया में मज़े होंगे तो भी वो बंदा काम करेगा इवन दो पूरा दुनिया कुछ भी कर रहा हो. ठीक है, तो देयर इज़ अ सर्टेन सेट ऑफ पीपल हु जस्ट गेट द जॉब डन डिस्पाइट देयर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शंस कब नहीं होते और कहाँ नहीं होते, मतलब व्हाट इज़ डिस्ट्रैक्शन, डिफाइन डिस्ट्रैक्शन. Distraction is just some kind of entertainment which is easier to do, gives you a quick pleasure, simple, right? वो तो हमेशा से रहा है, कब कब नहीं रहा है. एक टाइम पे तुम्हारा वो जो बड़े स्पीकर वाला जो क्या बोलते हैं, कौन सा ग्राम बोलते हैं उसे, जिसमें डिस्क लगाता है, वो वही कुछ लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होगा. कि एक टाइम पे रेडियो था, वो लोग सुनते सुनते अपना टाइम पास करते थे. उसके पहले एक ही बुक को 5 बार पढ़ लेते थे लोग, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या फिर कुछ भी चल रहा है गप्पे मार लिया. हमेशा कुछ ना कुछ तो रहता था ना, विच इज़ अ ईजियर वे आउट, विच इज़ एन एंटरटेनमेंट, जो तुम्हें डिफ़िकल्ट काम के बजाय तुम अगर कर रहे हो उसे तो आज भी है वो, समझ में आया. लेकिन मैं इस पे थोड़ा फोकस करके बताता हूँ कि व्हाट इज़ एडिक्शन, बिकॉज दिस बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन. अगर तुम काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से तुम्हारा मन कर रहा है कि तुम फ़ोन चला लो, और फ़ोन चलो देख लेता हूँ, स्क्रॉल करना चालू और देखा कि अरे भाई 1 घंटा पार हो गया. ठीक है, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन. नाउ व्हाट इज़ एडिक्शन, अगर तुम प्रॉपरली देखोगे कि किस तरह से ह्यूमन का ब्रेन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या फिर डिवाइस या फिर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ ऐसा ट्यून्ड हो जाता है कि पता नहीं उसमें प्लेजर मिल भी रहा है कि नहीं, लेकिन वो करना है उन्हें. ठीक है, जैसे कि स्क्रॉल करना है. तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें स्क्रॉल करने में इतना भी कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन तुम कर रहे हो. लेकिन क्यों? वो इसीलिए क्योंकि स्क्रॉल करने के अलावा जो तुम्हारा ऑप्शन है टाइम पास करने का, जो कि हो सकता है पढ़ाई हो, या फिर कुछ एफर्ट किसी डायरेक्शन में दे रहे हो, या फिर कुछ सीखने में है, या फिर वर्कआउट कर रहे हो जिसमें तुम्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रहा है, उससे तो ज़्यादा ही आसान है ये कि हाँ चलो स्क्रॉल कर लेते हैं, हाँ बीच में थोड़ा सा हंसी आ गया, बाकी और ये तो फालतू मीम है, ये तो फालतू रील है, ये तो ये है, लेकिन हाँ चलो एक कुछ मिल गया. ठीक है, तो वो क्या होता है कि तुम्हारा एक तो होता है कि हाँ थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा रिक्रिएशन चाहिए, तो देख लिया. ठीक है, तो कई लोग इसलिए घुसते हैं कि हाँ बहुत देर मेहनत किया, थोड़ा सा देख लिया. अब क्या होता है कि उसका एक वैल्यू होता है जिसे हम यूटिलिटी बोलते हैं. किसी भी चीज़ का यूटिलिटी होता है. जैसे तुमने बर्गर खाया तो तुमने पहला बाइट लिया तो तुम्हें बहुत मज़ा आया, दूसरा बाइट लिया तो थोड़ा बहुत मज़ा आया, तीसरा चौथा बाइट तक कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा तुम्हें बस खाना है. ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आदमी का थ्रेशोल्ड बढ़ गया ना, कि हाँ मज़ा तो कम आ रहा है सेकंड बाइट में, थर्ड में और भी कम आ रहा है, लेकिन थोड़ा तो आ रहा है, लेकिन यू आर हंटिंग फॉर द सेम थिंग जो तुम्हें पहले बाइट में मिला. तो तुम अगर स्क्रॉल कर रहे हो 5 मिनट तक तो तुम्हें बहुत ही रिफ्रेशमेंट मिला. कभी कभी तो सच में बहुत ही अच्छा होता है. मैं भी स्क्रॉल करता हूँ, लेकिन मेरा स्क्रॉलिंग कभी भी 5 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं करता. वो किस तरह से मैंने अटेन किया वो अलग ही दिन का एक टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि बाकी जिन लोगों को मैं जानता हूँ
उन्होंने अपना स्क्रॉलिंग एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाया। लेकिन मैं पहले तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में तुमने थोड़ा बहुत स्क्रॉल किया ना तो तुम्हें एक हाई मिला, और उसके बाद थोड़ा देर और तो थोड़े थोड़े बेसिस पे, थोड़े डोजेस पे तुम्हें थोड़ा हाई मिला या फिर मज़ा आया, लेकिन वो हंट कर रहे हो तुम अभी भी, ठीक है। तुम्हारे सब्सटेंस अब्यूज़ में भी सेम चीज़ होता है, यू आर अ लॉट ऑफ टाइम्स वो इन्जॉयमेंट भी नहीं है लेकिन तुम उसे हंट कर रहे हो। लेकिन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट आई कैन से इज़ दैट अगर तुम उस चीज़ को पूरी तरह छोड़ देते हो बहुत ही लंबे टाइम तक, ठीक है, और ये सब्सटेंस एडिक्शन में भी बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर तुमने बहुत ही लंबे टाइम तक उसे छोड़ दिया तो उसका अट्रैक्शन चला जाता है, उसके बाद वो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, वो तुम फिर से वापस भी उस डायरेक्शन में घुस सकते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि अगर तुमने ब्रेक ले लिया बहुत ही लंबा चौड़ा तो फिर तुम्हारा कई हद तक वो कंट्रोल्ड हो जाता है। अभी फिर से मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि क्यों मुझे स्क्रॉलिंग एडिक्शन नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत इसे सोचने की कोशिश करी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और मेरे ऑडियंस से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि स्क्रॉलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फ़ोन बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मैंने बोला मैं तो कभी भी फेसबुक नहीं पलट के देखता यार, मैं कभी भी इंस्टाग्राम में स्क्रॉल नहीं करता, मैं कभी भी कुछ स्क्रॉल ही नहीं करता। अगर मैं यूट्यूब भी देख रहा हूँ तो कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा होता हूँ तो ही देख रहा होता हूँ। कल मैं देख रहा था कि अपने ब्रेक कैलिपर्स कैसे चेंज करते हैं और अपने कार के रोटर्स कैसे चेंज करते हैं, या फिर कार में ऐसा नॉइज़ आता है तो कैसे उसे फिक्स करते हैं। तो मैं उस चीज़ को हंट कर रहा हूँ, विच इज़ द वे यू शुड लुक एट टूवर्ड्स इंटरनेट, कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। दिस इज़ अ मैसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेरे पास ये रिसोर्स है, मैं इसे यूज़ कैसे करूँ। लेकिन उसके बजाय लोग जाते हैं कि कुछ काम नहीं है, चलो स्क्रॉल कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो मज़ा आ रहा है इसमें, और उसमें उनका जो मेन काम करना था वो गया। तो इस तरह से कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग अब्यूज़ करते हैं सेम सोर्स को। तो ये मेरा था कि मुझे सोचना है कि कैसे मुझे वो स्क्रॉलिंग का एडिक्शन नहीं है। फिर मेरे सराउंडिंग में फ्रॉम अ नोन पर्सन मैंने देखा कि उसे स्क्रॉलिंग का काफ़ी एडिक्शन है, और उसने क्या किया कि उसने कंप्लीटली अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर लिया, और वो गया उसके फ़ोन से करीब 6-7 महीना तक। अब जब उसने फिर से उसे इंस्टॉल किया अपने फ़ोन में तो उसे वो एडिक्शन नहीं है, काफ़ी कंट्रोल्ड है। और अगर फिर से वो एडिक्शन उसको ग्रैब करने लगता है तो वो फिर से अनइंस्टॉल कर रहा है उस ऐप को। तो दिस इज़ वन वे ऑफ डीलिंग विथ योर सेल फोन एडिक्शन। ऐप्स को अनइंस्टॉल करो, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैट फॉर सम टाइम, लर्न टू लिव विदाउट इट। और सब्सटेंस एडिक्शन में भी सेम चीज़ होता है कि मतलब यू काइंड ऑफ एसोसिएट फन और रिक्रिएशन with that substance now, or in phone addiction now you are attaching fun or recreation with that phone now। अब तुम्हें लगता है कि इसके बिना तो लाइफ में कुछ फ़न ही नहीं है, क्योंकि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो लाइफ में कुछ फ़न ही नहीं है, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। बल्कि मज़े करने के और भी तरीके हैं। एक मज़ा तो तुम्हारा एक गोल को परस्यू करने में ही होता है, एक मज़ा होता है नए चीज़ों को सीख रहे हैं, एक मज़ा होता है हॉबीज़ डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारा फॉर्म होता है इन विच यू कैन have fun or recreation in your life, but when it turns to be an addiction, that's where you are supposed to cut it out। तो अगर तुम्हारा distraction इन सारे चीज़ों की वजह से हो रहा है तो my suggestion is that you cut it out for some time, learn to live without it, learn to live without especially apps like Instagram। मैं खुद ही Instagram में हूँ लेकिन मैं वहाँ पे बस पोस्ट करता हूँ, निकल लेता हूँ। कभी लाइव करना हो तो मैं लाइव कर लेता हूँ, स्क्रॉल तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा। अब तुम सोचोगे कि अगर वैल्यू नहीं मिल रहा तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को पोस्ट करता हूँ, लेकिन मेरे जैसे लोगों को कितने ही लोग फॉलो करते हैं तुम्हें पता ही होगा। मेरे को कंपेयर कर लो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से और देख लो कि सब फॉलोअर्स के अकाउंट कितने हैं। तो अगर मुझे फॉलो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरा इंस्टाग्राम से ऐसे भी कोई सोर्स ऑफ इनकम आ नहीं रहा है या फिर मुझे उससे कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा, लेकिन इंस्टाग्राम में आई एम देयर बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर। अगर तुम्हें एडिक्शन है और तुम बोलोगे कि आशीष मैं तुम्हें इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करूँगा अब से क्योंकि मेरा एडिक्शन है, मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं बोलो बहुत ही अच्छी बात है भाई, तुम तो मेरी बात सुन रहे हो। जब कंट्रोल हो जाए तो वापस आ जाना, मेरे इंस्टाग्राम लाइव सेशन को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अब नाउ यू आर कंट्रोल्ड, नाउ इट इज़ नॉट एन एडिक्शन। नाउ तुम पढ़ते पढ़ते बीच में नहीं खो जाते हो उसमें और 1 घंटा गायब नहीं हो जाते हो। अच्छी बात है। यूट्यूब इज़ अ गुड सोर्स, आई बिलीव। यूट्यूब योर सर्च इंजन इज़ मोस्टली, और योर सजेशन इज़ मोस्टली
द थिंग्स दैट यू आर चेकिंग आउट. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे फ़ोन में बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही, मतलब टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ मिलेगा सीखने को. मुझे बॉलीवुड के कभी भी कुछ रेकमेंड नहीं होंगे क्योंकि मैंने कभी सर्च नहीं किया, मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया. तो यूट्यूब इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया platforms, and I don't think you can really stay away from it because it is a massive source of information. वहाँ पे मेरा बस यही सजेशन रहता है कि not interested डालो, YouTube listens to you. Instagram में तो they never do, क्योंकि Instagram में मैं कई बार मैंने कभी भी बहुत सारी चीज़ नहीं देखी लेकिन मेरे को वही रिकमेंड होता है. भैया मुझे नहीं देखना लड़कियां जो वर्कआउट कर रही है, मेरे को बार बार वही रिकमेंड होता है, पता नहीं क्यों. ठीक है, तो आई थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस इन एल्गोरिदम, and YouTube is a little bit different than Facebook and Instagram and even like Twitter and all these other platforms. So I think it is okay, but it is again up to you. Agar you think that you should remove that, then you should remove that, but do it step by step, and be very careful when you get back to it, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें देखना होगा कि इट इज़ स्टिल नॉट एन एडिक्शन. नाउ मेरे को कैसे समझ में आया कि मैं क्यों नहीं स्क्रॉलिंग से एडिक्टेड हूँ, वो यही रीज़न है. क्योंकि जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा था तो मैं इतना ज़्यादा घुस गया था अपने तैयारी में और इतना कम टाइम था मेरे पास कुछ भी और करने का कि एक तरह से मैंने खुद को ही सोशल मीडिया से आइसोलेट कर दिया था. मैं खुद ही ऐप्स को नहीं चला रहा था, इवन दो मुझे अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ा, मेरा मोटिवेशन का लेवल शायद नेक्स्ट लेवल हो, लेकिन कहीं ना कहीं से यही हुआ कि एक बहुत ही लंबे टाइम तक आई वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म. एंड बिकॉज ऑफ दैट जब मैं एग्ज़ाम क्रैक कर चुका था और मेरे पास प्लेटफॉर्म्स आ गए और मैं ऐसे ही स्क्रॉल करना स्टार्ट कर रहा था, तो मैं कभी भी एडिक्ट नहीं हुआ उससे. पता नहीं कुछ तो है, अगर तुम एक लंबा ब्रेक लेते हो तो फिर वो एडिक्शन को किसी तरह से हेल्प करता है. और मुझे लगता है ये वही है कि तुम्हारा ब्रेन जो हंट करते रहता है ना हायर 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 लेवल को, वो उसका थ्रेशोल्ड फिर से कम हो जाता है शायद. लेकिन मैंने कुछ प्रोफेशनल्स को एडिक्शन के डोमेन में बात करते हुए देखा है और इट मेड सम सेंस टू मी, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन द डोमेन ऑफ एडिक्शन. बट एक बंदा है, उसका मैं तुम्हें नाम बताता हूँ. ही इज़ अ प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू एडिक्शंस एंड वाज टॉकिंग अबाउट वाइज थिंग्स. बहुत हाई चांसेस है कि तुमने उसे ऑलरेडी देख रखा है. हेल्दी गेमर नाम है इसका. मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट इसका फॉलो नहीं किया, लेकिन एक दो बार जब इसने एडिक्शन के बारे में बात किया तो इट मेड सेंस टू मी. सो लिसन टू सम ऑफ द प्रोफेशनल्स. आजकल तो हार्वर्ड स्टैनफोर्ड के मतलब प्रोफेसर्स बातें कर रहे हैं ओपनली आके, तो यू हैव अ लॉट ऑफ सोर्स, बट इट वुड मेक सेंस टू यू. लाइक जो डोपामिन होता है उसका एक हंटिंग एबिलिटी होता है या फिर हंटिंग नेचर होता है कि यू वॉन्ट टू गेट टू अ हायर एंड हायर लेवल. सब्सटेंस में भी सेम ही होता है. एक ड्रग से जाते हो उसके बाद उसके हायर लेवल का हाई चाहिए होता है, उससे ज़्यादा और भी फिर एक थ्रेशोल्ड डेवलप हो जाता है. ओके अब तो मुझे इससे कुछ हो नहीं रहा, फिर यू गो फॉर अ हायर लेवल एंड अ हायर लेवल. वन डे some people like find themselves OD'd or something. So every addiction works in a similar manner, and जो तुम्हारा addiction है, though it might not be that dangerous, but it is addiction nonetheless. और हर चीज़ दुनिया में एडिक्शन ही होता है यार. फूड भी एक एडिक्शन है. और फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम मैंने देखा था कि जब मैं बैंगलोर में रह रहा था ना, तो मैं बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहा था बैंगलोर में. 2021 की बात है, शायद 2021 है मोस्ट लाइकली. तो कोविड का उतना था नहीं, एडटेक इंडस्ट्री ग्रो कर गया था बहुत, यूट्यूब काफ़ी व्यूज़ पा रहा था उस टाइम पे, तो मैं पैसे तो बहुत ही ज़्यादा बना पा रहा था. मेरा रेंट भी उतना कुछ खास नहीं था कंपेयर टू जितना मैं पैसे बना रहा था. तो मेरे को एक आदत हो गया कि मैं जब देखो तब स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करके खाना खा रहा हूँ. ठीक है, ऑब्वियसली मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, लेकिन तुम अगर इतना दूसरे डायरेक्शन में उस पर एफर्ट लगाओगे कि वर्कआउट तो कर रहे हो लेकिन दूसरे डायरेक्शन में अनहेल्दी बहुत सारा खाना खा रहे हो, तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा. लेकिन एंड इन द लॉन्ग रन एज वेल ये बाहर का खाना खाना तो कभी भी सही नहीं होता. इसमें इतने सारे चीज़ होते हैं, ठीक, जो विच इज़ नॉट गुड फॉर यू. एंड इसीलिए आजकल के डेट में तुम देख रहे होगे कि मतलब 20s में ही बच्चे बिल्कुल बूढ़े लगने लगे हैं. और मुझे देख के सब कोई बोलते हैं कि भाई ये तो 30 साल का बिल्कुल नहीं लगता. भाई मैं 30 साल का ही लगता हूँ. आजकल जो है ना लोग, वो एज इतना जल्दी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल. बात ये है. तो अंडरस्टैंड दैट
तो उस टाइम पे करीब 4-5 महीने के अंदर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं भी उसी चीज़ में फंस गया हूँ। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने कट आउट किया उस पे, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट एक चैलेंज सा था कि मतलब 1 महीना तक हमें कुछ भी नहीं करना है ये सब, और मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट भी कर रहा था। अब हेल्दी थिंग यू विल फाइंड ऑन इंस्टाग्राम, बट वो बहुत ही कम परसेंटेज है कंपेयर टू द गार्बेज दैट वी हैव। तो इंस्टाग्राम में पोस्ट भी कर रहा था कि सुबह ये खाया, शाम को ये खाया, दोपहर को ये खाया, और काफ़ी हेल्दी परस्यू कर रहा था। उसके बाद मैंने जब ऐसा परस्यू किया 1 महीना के लिए, उसके बाद मैंने फिर से ऑर्डर किया स्विगी से। भाई मुझे इतना बेकार लगा वो खाना, इतना ज़्यादा मसाला लगा, मुझसे खाया नहीं जा रहा वो। तो यही होता है, एक थ्रेशोल्ड बन जाता है कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, मैं और खाऊंगा, अगले दिन फिर से मन कर रहा है खाने का। तो एक एडिक्शन सा है ना ये भी, कि एक थ्रेशोल्ड बनते जा रहा है, तुम्हें और भी ज़्यादा स्पाइसी खाना है, और भी ज़्यादा डिफरेंट खाना है, और उस खाने में इतना सारा चीज़ है जो विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर गट, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो बहुत सारे एडिक्शन ऐसे होते हैं जो तुम्हें अच्छा भी नहीं लगता, पर बस वो करते रहते हो क्योंकि एट दिस पॉइंट दिस इज़ योर थ्रेशोल्ड, एट दिस पॉइंट दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट। बट तुम उससे अगर ब्रेक लेते हो तो वो थ्रेशोल्ड शायद फिर से नीचे चला जाता है, एंड देन यू ट्राइड, यू डोंट लाइक इट एज मच। चॉकलेट के साथ भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाता था, ठीक है, शुगर का ज़्यादा इंटेक मेरा कभी था नहीं जब तक मैं बैंगलोर में था। उसी टाइम पे मैंने सब कुछ डाइट के साथ अपना खिलवाड़ किया, तो मैं चॉकलेट भी ज़्यादा नहीं खाता था। और मैं जब भी चॉकलेट खाता था मुझे लगता था यार इतना मीठा है, ये मन ही नहीं कर रहा खाने का। लेकिन फिर मैंने खाना स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगने लगा, और मैं और भी खाने लगा, और मैं और भी खाने लगा। तो फिर मुझे समझ में आया कि ओके, ये किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे चॉकलेट अच्छे ही नहीं लगते, तुम खाना स्टार्ट करोगे और तुम्हारा स्वीटनेस का टॉलरेंस चेंज होगा, और फिर तुम्हें वो अच्छा लगने लगेगा, तुम उसे छोड़ दोगे। उसके मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं डेयरी मिल्क खा रहा हूँ, मैं बोला ये क्या है, ये तो 4-5 चम्मच शुगर खा लिया मैंने, ऐसा लग रहा है। ठीक, तो हर चीज़ का इस तरह से टॉलरेंस होता है। अभी मैं डेली सुबह उठता हूँ, डेली ओट्स खाता हूँ, बस ओट्स खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता। ओट्स खाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, ओट्स खाता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ। तो अभी मैं अचानक से सुबह उठा और मस्त बिल्कुल स्पाइसी सैंडविच खा रहा हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरा टॉलरेंस बहुत ही कम है स्पाइस का। और कॉफ़ी के साथ भी मेरे साथ हुआ था, कॉफ़ी का भी बहुत ही बुरा एडिक्शन था मेरा। कॉफ़ी का ऐसा था कि मैं 4-5 कप कॉफ़ी, ये तो ठीक बिल्कुल यूएस आने से पहले जब मैं गुड़गांव में था, तो तुमने देखा होगा एक कॉफ़ी मशीन था उस टाइम पे मेरे पास, जलौंगी का कॉफ़ी मशीन अभी भी है मेरे पास यहाँ पे, उससे बेटर कॉफ़ी मशीन है। लेकिन आजकल मैं पिछले 7 महीने से मैंने 1 कप से ज़्यादा कॉफ़ी किसी भी दिन नहीं पिया है। और उसके ठीक पहले मैंने 1 महीना कॉफ़ी को कट आउट कर दिया था अपने लाइफ से 100%। और तब मुझे समझ में आया कितना बड़ा एडिक्शन है ये, क्योंकि मैं जब कॉफ़ी नहीं पी रहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सोचो, फिज़िकली इट इज़ हर्टिंग यू जब तुम एक सब्सटेंस से दूर जा रहे हो। तो इट हैपन्स, बट फिर अगेन लाइक तुम्हें पूरा दिन नींद आएगा इफ़ यू आर एडिक्टेड टू कॉफ़ी। अब तुम 4-5 कप कॉफ़ी पी रहे हो डेली बेसिस में, इतना सारा तुम कैफ़ीन ले रहे हो, इस लेवल पे तुम चले गए हो कि तुम शाम को 7 बजे भी कॉफ़ी पी रहे हो तो 10 बजे नींद आ जाएगा। अभी इफ़ आई हैव कॉफ़ी पोस्ट लाइक 12 o'clock, मैं रात को सो नहीं पाऊँगा गारंटीड। तो बिकॉज उसका हाफ लाइफ ही कुछ 4 आवर्स होते हैं कैफ़ीन के, ठीक है। तो that is how your body develops tolerances and how your body gets addicted to a stuff which you might not even like that much, है ना। तो कॉफ़ी जब मैं डेली मतलब 3-4-5 बार पी रहा हूँ, तो जब मैं 6 बजे शाम को चौथी बार पी रहा हूँ तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है, बट आई एम जस्ट हैविंग इट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है और नाउ माई बॉडी इज़ एडिक्टेड टू इट। तो this is how really addiction works. I can speak it from a perspective of a normal guy who does not have professional expertise as a doctor, but a person who has dealt with certain addictions. इसी तरह से मैंने वीडियो गेम एडिक्शन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैं उसके बारे में अभी यहाँ बात नहीं करने वाला, कभी और करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खिंचते जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह तुम्हारा सेलफोन का एडिक्शन है, यू हैव टू इरेडिकेट इट। और एक और चीज़ मैंने करीब 1 साल पहले किया था कि ये जो आदत होती है लोगों की कि सुबह उठते ही फ़ोन चला रहे हैं, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ, द वर्स्ट थिंग। व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
दैट इज़ योर टाइम। तुम्हें एक टाइम मिला है जिसमें तुम्हें अपने माइंड को सेटल करना है, तुम्हें अपने गोल्स के बारे में सोचना है, तुम्हें क्या करना है। शायद तुम्हें जो चीज़ मज़ा आता है उसके बारे में काम कर रहे हो, तुम एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तुम्हें कुछ सीखना है उसके लिए काम कर रहे हो। एक सेरेनिटी चाहिए, एक पीस चाहिए। तुम उठते ही कुछ थर्ड पर्सन का अपने दिमाग में आइडियाज़ डाल रहे हो और कुछ न्यूज़ को डाल रहे हो, तुम उस डायरेक्शन में, उस मोमेंटम में सोच रहे हो। इट इज़ लाइक हर्टिंग योर एंटायर डे। तो कट दैट आउट टू, इफ़ यू आर एडिक्टेड टू सेल फोन एंड ऑल, मेक दिस एज अ टारगेट कि सुबह उठते ही 1 घंटे तक मुझे सेल फ़ोन नहीं छूना। और दिस वॉज रियली व्हेन आई फाउंड आउट कि ये एडिक्शन है, बहुत ही सॉलिड एडिक्शन। क्योंकि मैंने जब ये पहली बार किया, मैं ऐसे फ़ोन पकड़ रहा हूँ और उसके बाद में ओह मुझे तो 1 घंटे तक फ़ोन नहीं पकड़ना, और उसके बाद मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अचानक मैं देख रहा हूँ मेरे हाथ में फ़ोन है मतलब नेचुरली फ़ोन की तरफ हाथ जा रहा है तुम्हारा। तो दिस इज़ लाइक क्लियर कट एडिक्शन, राइट? सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स। अगर तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है इन सारे चीज़ों से, तो दिस इज़ हाउ you have to be thinking that you have to cut these things out, because now these things are controlling your life. All right, so कुछ questions आए थे ऐसे, managing YouTube with study, how to infuse a healthy study routine। ये तो मैंने दूसरे आर्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया है, नहीं पता तो मेरा दूसरा पॉडकास्ट इंग्लिश में है, स्कॉल आर्ट पॉडकास्ट, वो मेरे फर्स्ट चैनल में है, टॉक 4712। एंड हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन वाइल स्टडिंग ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टडिंग का यही है भाई कि you have to go ahead and put not interested in a lot of videos। और एक और चीज़ कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछो कि ये वीडियो देखूंगा तो क्या कुछ मुझे सीखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार हो सकता है कि यही तो प्रॉब्लम है ना ऑनलाइन एडटेक इंडस्ट्री में, कि हाँ बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन बीच में ड्रामा भी चालू कर देते हैं कि ये यूट्यूबर उससे लड़ रहा है, और थंबनेल भी ऐसा बनाएंगे कि तुम्हें लगेगा कि देख लूँ। लेकिन तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना है, क्या इससे मेरे गोल के तरफ कुछ हेल्प मिलेगा, कि मेरा ये टाइम पास है कि सीखने को मिलेगा कि टाइम पास है। अगर टाइम पास है तो वो मैं टाइम पास के टाइम पे करूँगा अभी मेरा सीखने का टाइम है, अभी मेरा क्लॉक चल रहा है, मेरा सेशन चल रहा है, मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो लाइक देयर विल बी सम यूट्यूबर्स, इफ़ दे लूज़ योर ट्रस्ट, लूज़ दोज यूट्यूबर्स। अगर उसने बहुत सारा चीज़ सिखाया और अचानक आके किसी दिन बकैती कर रहा है, जस्ट अनसब्सक्राइब, डोंट रिकमेंड दिस चैनल, डू दैट, बिकॉज देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ यूट्यूबर्स दैट विल डू एनीथिंग टू गेट व्यूज़। उनका अपना का एक करियर चल रहा है और उसके लिए दे डोंट केयर अबाउट यू। वो नहीं सोच रहे कि तुम्हें यहाँ पे कुछ हर बार सिखाना है, क्योंकि सिखाने को व्यूज़ नहीं मिलता, कई बार ड्रामा को व्यूज़ मिलता है। सो इफ़ दे आर डूइंग इट वंस, दे कैन डू इट अगेन। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज टाइम अगेन। एंड लाइक दैट इज़ वाई बहुत सारे ऐसे भी, तुम्हें जब पढ़ने का या फिर लेक्चर्स का बात आएगा ना, तो तुम्हें टेलीग्राम फोरम्स में कई बार लिस्ट ऑफ लिंक्स भी मिल जाएंगे कि हाँ भाई ये प्लेलिस्ट है या फिर ये लिस्ट ऑफ लिंक्स है ये पर्टिकुलर लेक्चर के लिए, इसे फॉलो करो। तो बस उसे फॉलो करो, रिकमेंडेशन को मत देखो, ठीक है। वीडियो ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में जाओ, उस रिकमेंडेड वीडियो पे मत जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ तो तुम्हें डेवलप करने पड़ेंगे, सबको ही करता है। इवन जब हम लोग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, यूट्यूब फुल फ्लेज में चल रहा था। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब था ही नहीं उस टाइम पे, कम था, मतलब बकवास करने वाले लोग कम थे, लेकिन प्रॉब्लम्स तो उस समय भी था। अगर प्रॉब्लम्स कम थे तो इन्फॉर्मेशन भी कम था। तो हर प्रॉब्लम के साथ एक फ़ायदा आता है, हर फ़ायदा के साथ एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था, हाय आशीष, नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कैन you please discuss your first year of college and how did you change yourself from being an average to a topper, especially in terms of academics, and how did you eliminate the distraction part and was fully focused on your academics? फेसबुक मैंने अनइंस्टॉल कर रखा था और मेरे लैपटॉप में कुछ भी नहीं था, और इंटरनेट हमें हर जगह मिलता नहीं था। एक जगह सब कोई जाते थे इंटरनेट चलाने के लिए, वहाँ मैं कभी जाता नहीं था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ माई लर्निंग वॉज फ्रॉम बुक्स एंड सिटिंग इन द लाइब्रेरी। तो अगर इफ़ यू आस्क मी, आई विल आस्क यू टू टर्न योर फ़ोन इनटू एयरप्लेन मोड, जो कि मैं 3rd या 4th ईयर तक करने लगा था। इस बुक में भी वो चैप्टर है ना जहाँ पे इसका आकाश के साथ कन्वर्सेशन चल रहा है। दैट वाज द लास्ट सेगमेंट ऑफ AIT। कोई इंटरव्यू का टाइम था, वहाँ पे ये आकाश से पूछ रहा है
कि हाँ भाई क्या चल रहा है, और आकाश इससे बोल रहा है कि मैंने तुझे कॉल करने की कोशिश करी थी और तेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड में था। तो उसने बोला कि हाँ जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड में रहता है। और ये सच में रियलिटी यही है कि मैं यही करता था, जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ फ़ोन एयरप्लेन मोड में ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, कुछ भी हो जाए। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अर्थक्वेक आया, घर हिलेगा, मैं भाग के बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन क्योंकि सिक्किम अर्थक्वेक प्रोन एरिया था, कई बार बहुत सारे अर्थक्वेक आ रखे हैं वहाँ पे। लेकिन बाकी केसेस में मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी होगा, आग लग गया, मैं बाहर भाग जाऊँगा, लेकिन मुझे अपने दोस्तों का आंसर देने के लिए तो अपना पढ़ाई को बीच में ब्रेक नहीं करना, ठीक है। तो एयरप्लेन मोड में रहो, सेशन चल रहा है 1 घंटे का, 1 घंटा पढ़ाई किया, फ़ोन एयरप्लेन मोड में, कोई इंटरनेट नहीं, कुछ भी नहीं, और काम हो गया। उसके बाद तुम अपना फ़ोन खोल सकते हो, हाँ भाई किसके किसके कॉल आए, किसके किसके मैसेजेस आए, देख लूँ ज़रा, ठीक है। कुछ भी ऐसा बदलने नहीं वाला, अगर तुम 5 मिनट में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो चीज़ वैसे ही चलेगा। तो ये सारे कुछ सिस्टम्स क्रिएट कर लिए थे मैंने। वही बात है कि तुमने सोच लिया कि यू हैव टू स्टडी फॉर दिस टाइम, यू हैव टू स्टडी फॉर दिस टाइम, उसके टाइम के मतलब रिप्लेस, मतलब उस टाइम पे तुम्हें और कुछ भी नहीं करना। ये सारी चीज़ तुम्हारे क्लियर रहने चाहिए। ओके, एक तो बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन है, इतना कि मुझे यहाँ पे जूम करना पड़ेगा इसके लिए। जस्ट वन क्वेश्चन, आई यूजुअली यूज़ फ़ोन अ लॉट एंड आई एम रियली स्टक विथ इट. I really wanted to say it goodbye, but somehow I don't know. I find myself using this phone, and this problem is with me for the past 3 years, and I'm struggling with it. Usually, I pick it up to watch online class, then somehow play other things, and it's like escape for me. I don't want to do it, but again and again, all right. Then I find कि I'm always on pressure of clearing exams when I think कि इतना पढ़ना है, then my okay, yeah, it is an escape for you. All right, all right. फिर से बात वही आ गया कि गए ऑनलाइन यूट्यूब पे गए पढ़ाई का कंटेंट खोजने के लिए, और कुछ और मिल गया। सिंपल सी बात है यार, यूट्यूब में तुम्हें कुछ और इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम कुछ और देख रहे हो, है कि नहीं। तो बहुत ही इजी है, जीमेल अकाउंट 2 बना लो। एक अकाउंट हो गया तुम्हारा पढ़ने का, एक अकाउंट हो गया तुम्हारा एंटरटेनमेंट का। तो तुम जब पढ़ने का अकाउंट में हो तो तुम कुछ भी एंटरटेनमेंट का मत देखो। अगर तुम उस पर क्लिक करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वैसे कंटेंट तुम्हें रिकमेंड होंगे। एक तो प्रॉब्लम होता है कि ठीक है, पढ़ाई के रिलेटेड यूट्यूबर्स ही कभी कभी कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं फर्जी, जिसमें वो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं या फिर कुछ न्यूज़ दे रहे हैं या फिर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, उसे तो अवॉइड किया जा सकता है। वैसे क्रिएटर्स को सीधा अनसब्सक्राइब करो, डो नॉट रिकमेंड दिस चैनल करो, क्योंकि वो आज तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, कल वो फिर से तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन अगर कुछ और टाइप का तुम्हारा बॉलीवुड न्यूज़ आ रहा है या फिर कुछ तुम्हारे जियो पॉलिटिक्स की चीज़ें डिस्कस हो रहे हैं या फिर कुछ और, इसका मतलब तुम क्लिक कर रहे हो उन सारे चीज़ों को, बस क्लिक ही नहीं कर रहे, देख भी रहे हो, क्योंकि यूट्यूब तुम्हें देख रहा है कि तुम इस कंटेंट को देख रहे हो, इसलिए तुम्हें वो और भी रिकमेंड कर रहा है। सिंपल सी बात है, एक एल्गोरिदम है, इसे समझो। मुझे ज़्यादा समझना पड़ता है क्योंकि मैं इतने सारे यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ। तो डोंट डू दैट, डोंट क्लिक ऑन दोज वीडियोज़। अगर तुम्हारा ये पढ़ाई का यूट्यूब चैनल है तो बस पढ़ाई की चीज़ें एसोसिएटेड होना चाहिए। कोई भी तुम्हारे हिस्ट्री में पढ़ाई के रिलेटेड कुछ और कंटेंट अगर हुआ तो यूट्यूब यही समझेगा कि ये कुछ और कंटेंट भी कभी कभी देखता है, और ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा ज़्यादा रिटेंशन शायद और टाइप के कंटेंट में होगा, तो यूट्यूब को यही लगेगा कि इसे इस टाइप के कंटेंट दे दो। तो डिफ्रेंशिएट करो, अपना पढ़ाई का यूट्यूब लॉगिन अलग रखो और अपना एंटरटेनमेंट जो भी तुम्हें ब्रेक्स में करना है उसको अलग रखो। दोनों चीज़ को मिक्स मत करो, नहीं तो दोनों ही नहीं होगा। एंटरटेनमेंट भी जब हो रहा होगा तो तुम्हें ये दुख होगा कि भाई मुझे पढ़ना था, जब पढ़ाई कर रहे हो और उस टाइम पे तुम्हें ये लगेगा कि भाई बीच बीच में अब ब्रेक हो जा रहा है और इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पा रहा। ठीक, तो सॉल्यूशंस काफ़ी सिंपल होते हैं चीज़ों के। वो क्वेश्चन ये है कि तुम उसे करना चाहते हो कि नहीं। इतना भी बहुत ही ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस मैंने तुम्हें नहीं बता दिया कि 2 डिफरेंट जीमेल अकाउंट यूज़ कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा इच्छा होगा तो तुम वो खुद से ही कर लोगे, ठीक है। और जो कर लेंगे उनके ये एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे, ठीक है। चलो, बहुत कुछ बोल दिया। ये डिसिप्लिन के बारे में स्पेशली बता रहा हूँ, इस बुक में बहुत सारे चीज़ लिखे हुए हैं। द बॉय हू डिड नॉट साइन इज़ नाउ अवेलेबल ऑन ऑल दी पेपर बैक एंड ई बुक प्लेटफॉर्म्स। लिंक्स में सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एक स्पेशल न्यूज़ है, इसका हार्ड कवर भी अभी अवेलेबल है, तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट तुम समझ रहे हो कि ये पब्लिशिंग हाउसेस उससे ज़्यादा पे करके कुछ अच्छा मटेरियल बना रहे हैं, तो कॉस्ट तो उनका बनता है। बट आई वुड हैव इट। मैं अभी अमेरिका में हूँ तो मेरे हाथ में अभी तक वो आया नहीं है, मैंने इंडिया में ऑर्डर किया, उसे मैं यहाँ पे भिजवाऊँगा। यूएस में भी है वो,
देखना पड़ेगा, शायद अभी यूएस में आ गया हार्ड कवर, नहीं यूएस में अभी तक नहीं आया, यहाँ पे बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, तो इंडिया से मुझे मंगवाना पड़ रहा है। लेकिन मैं अगर इंडिया में होता तो वो ज़रूर तुम्हें मेरे टेबल में दिख रहा होता, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है यार हार्ड कवर। मेरे पास रेडी टू फायर स्टोरी ऑन नम्बी नारायण, वो हार्ड कवर में ही था, तो जैसा स्पेशल फील टू इट। अदरवाइज़ तुम अगर ई बुक के फ़ैन हो और तुम्हें अपने डिवाइस में ही पढ़ना है, तो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन किंडल, Google Books and all those platforms, Kobo and all. So link will be all in the description box. It is a story based on my experiences of working in Department of Atomic Energy, moving my way towards moving in the going in the way of becoming a scientist at Indian Space Research Organization, ISRO. So इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अगर तुम्हें इस मेरे पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला तो बुक तो समझ लो, क्योंकि पॉडकास्ट तो मैंने ऐसे ही एक दिन के तैयारी में और बैठ के यहाँ पे 2 घंटे मैंने बता दिया, लेकिन बुक में तो 5 साल लगे हैं, 15 ड्राफ्ट लगे हैं, बहुत ही सोच समझ के लिखा है। तो जो भी लिखा है वो मैं सच में बिलीव रखता हूँ। और भरोसा नहीं है तो रिव्यूज़ पढ़ लेना, उस पर भी भरोसा नहीं है तो खुद से सैम्पल ही पढ़ लेना, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा क्वालिटी ऑफ राइटिंग। चलो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय।